And we are live. So let's wait for someone to join. Hello, if you can see and hear us correctly, please mention in the comments. Thank you. Hello, Annie. Hope you're doing fine. Please let me know if yes, you can hear us. Okay, that's amazing. That's amazing. Assalamu alaikum, everyone. This is Rida Zainab from Creative Kinder House. Today I have a very special guest with me, Amna Imran. She's a speech and language pathologist. Sorry, she's a speech and language pathologist, and she works at Qaid-e-Azam. I don't want to basically take over. Amna, why don't you tell us? Tell us about yourself. Okay. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. I'm Amna Imran. I'm a speech language pathologist by profession, a mother of two special daughters. My main motivation of coming into this field, and I'm serving at Qaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, for the last 8 years. I'm head of department over there. I work with geriatric and pediatric population. And Rida, my main focus is although I deal all the disorders that come under speech language pathology, but my main focus is the non-verbal population. Just because the major reason being my own daughters are non-verbal, so I have always been very curious about how to give communication to the non-verbal population. वो population जो बोल नहीं सकती, जो अल्फाज से अपनी बात कह नहीं सकती, उनको हम किस तरह communicate करना सिखा सकते हैं. That was my main focus. I worked on it. And जिस तरह से मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, मैं आपको बता रही थी, I ended up developing a communication application that is Coco. और Coco ना सिर्फ मेरी बच्चियों को हेल्प कर रही है, it is helping a hell lot of a population, either being pediatric population, geriatric population, हर वो population जो non-verbal है, with a few exceptions. क्योंकि डिवाइस है तो विद अ फ्यू एग्जेम्पशंस, जैसे बहुत हाइपर एक्टिव पॉपुलेशन होती है, या बहुत या ऐसे होते हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो कि इसका कंप्लायंस नहीं होती, उसमें चंद एक ऐसी वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना इससे फायदा उठा रही है. अच्छा आमना, जैसे कि आपने should I continue? Yeah, I'm just gonna ask, you mentioned कि your daughters were the main motivation for you कि आपने ये field join की. आपने कब decide किया? How old are your daughters? ठीक है, and can you tell us a little bit about कि what's the reason that they're non-verbal? अच्छा रिदा, मेरी दो बच्ची है. बड़ी मेरी बच्ची 15 years old की है, छोटी मेरी जो है she's 11 years old. उनका जो उनकी कंजेनिटल डिजीज ही है, इट्स ल्यूकोडिस्ट्रोफी एंड सेरिबेलर एट्रोफी. लकीली ल्यूकोडिस्ट्रोफी उनकी अरेस्ट हुई है. मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि अगर बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हो तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे बच्चों के डिसऑर्डर्स के साथ जी रहे होंगे. ल्यूकोडिस्ट्रोफी इस तरह से है कि ल्यूकोडिस्ट्रोफी के साथ आपके ब्रेन का जो व्हाइट मैटर है वो श्रिंक होता है. विद टाइम बच्चा रिग्रेशन में जाता है. लकीली मेरी बच्चियों का कुछ इस तरह से हुआ है कि ल्यूकोडिस्ट्रोफी के साथ वो जितनी रिग्रेशन में इनिशियली उन्होंने जाना था वो गई है, लेकिन उसके बाद नाउ दे आर एट अ स्टैटिक पेस. अब वो रिग्रेशन में नहीं है. उनकी जितना भी है उनकी प्रोग्रेस ही हो रही है, ठीक है, एट अ वेरी स्लो पेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फंक्शनल, दे आर मोबाइल. इंक्लाइन है, प्रोग्रेस मतलब इंक्लाइन है. ठीक है. ल्यूकोडिस्ट्रोफी एंड सेरिबेलर एट्रोफी, ठीक है. सेरिबेलम एक ब्रेन का पार्ट होता है जो बैक साइड पे होता है, ठीक है. ये आपकी बॉडी का बैलेंस, मूवमेंट इसको कंट्रोल करते हैं. वो एट्रोफीड है. इनका एट्रोफीड मींस के उस साइज का नहीं है जिस साइज को होना चाहिए. श्रिंक्ड है, बहुत छोटा है. तो ये कि एट द बर्थ उनका जितना था और जितना उनका ग्रो होना था हो गया. नाउ एट द एज ऑफ 15 years, इसके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी स्पीच, लैंग्वेज, हर चीज आपकी इम्पेयर्ड होती है, ठीक है. बच्चे की अकॉर्डिंग टू द एज नहीं होती इस डायग्नोसिस के साथ. अब इस स्टेज पे मेरी बच्चियां जो हैं, जो मेरी 15 years old की बच्ची है और जो 11 साल की बच्ची है, दे बोथ आर मोबाइल, ठीक है. मूव कर लेती हैं, दे कैन क्रॉल करती हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें जाना होता है वहां तक पहुंच जाती हैं विद बैलेंस इश्यूज.
ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत फॉल्ट कर जाती हैं. एंड कमिंग टू देयर लैंग्वेज, मेरी बच्चियां दे आर वेरी वेल कम्युनिकेटिव. उनकी स्पीच नहीं है, ठीक है, लेकिन थ्रू जेस्चर्स, पॉइंटिंग and through their application, through their Coco device, they communicate themselves to me. ठीक है, बेसिक एम ही है कि आपका बच्चा आप कम्युनिकेट करे, एंड दे कैन वेरी वेल कम्युनिकेट देमसेल्व्स. रिदा, मैं यहाँ पे ना जरूर मैं मेंशन करूंगी, मैं जिक्र करूंगी कि जब आप बच्चे को एक ऐसा बच्चा जो नॉन वर्बल है, जब बच्चा ये पढ़ा जो नॉन वर्बल है, जब आप उसके साथ काम करते हो तो आप किस सीरीज के थ्रू जाते हो, ठीक है. अब कोको डिवाइस को डेवलप हुए तो मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए, लेकिन उससे पहले मेरी बच्चियां किस तरह से कम्युनिकेट करती थी, वो किस तरह से अपना आप मेरे तक कहती थी या दूसरों तक पहुंचाती थी, ठीक है. ये पूरी सीरीज में डिस्कस करूंगी इसे. अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, या फिर ये कि अगर आप चाहें तो मैं पे पूरे सीक्वेंस में मैं फ्लो में मैं चल सकती हूँ. हाँ नहीं, डेफिनेटली वी वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे कि आपने कहा योर डॉटर्स आर 15 and 11 माशाल्लाह, एंड आई थिंक आपने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, आपका एक्सपीरियंस इट्स अराउंड 8 years. 8 years. मतलब coming into this field, your daughters were the motivation. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके initial challenges क्या थे being in this society, किस तरह से आपको क्या कहना चाहिए, आपका support system कैसा था, क्योंकि आपने obviously अल्हम्दुलिल्लाह काफी you were strong, you decided to do something for your daughters and you studied and you mashallah developed an application. It's been a journey. तो मैं ये चाहूंगी कि डेफिनेटली आप जो है ना थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं. अच्छा रिदा, जहां तक सपोर्ट सिस्टम की बात है, ठीक है, very honestly I have a very big family, mashallah, my in-laws, my own parental family, they हर कोई आपकी तरफ सपोर्टिव होता है. लेकिन आपको ना मैं एक बात बताऊं, you have to have very natural goals and realistic expectations, ठीक है. हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं. हाउ मच अदर पर्सन कैन इन्वेस्ट इन यू, हाउ मच द पीपल कैन स्टे विद यू, ठीक है. आपके पेरेंट्स वही हैं जो अपनी लाइफ में एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, ठीक है. पेरेंट्स की आपको सपोर्ट मिलती है. what and where I am leading towards is this, कि it's all you and your Allah. आपकी फैमिली बहुत आपकी तरफ सपोर्टिव हो सकती है, they can render a good hearing ear towards you. कुछ देर आपके पास आके बैठ सकते हैं, आपका गम बता सकते हैं, लेकिन रिदा वो आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर से नहीं हटा सकते, ठीक है. वो आपकी जिम्मेदारी नहीं हो सकते. इट्स इवेंचुअली यू एंड योर अल्लाह, ठीक है. और फिर इस सारी सिस्टम में, क्योंकि नॉर्मली सोसाइटी में भी इस तरह से होते हैं, और नेचुरली भी कहते हैं कि मदर्स आर द बिगेस्ट सफरर्स, ठीक है ना. नेचुरल सी बात है कि हस्बैंड्स की अपनी जॉब होती है, बल्कि इन बच्चों के फादर्स, लेट्स से फादर्स जॉब रिस्पांसिबिलिटीज होती है और बाहर की बहुत रिस्पांसिबिलिटीज होती है. इवेंचुअली इट्स मदर हु हैज टू फेस ऑल दैट, ठीक है. तो उसमें आई वुड से हैट्स ऑफ टू माय हस्बैंड. माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इज माय हस्बैंड. ही वाज एंड इज. एक वो टाइम था जब बिगनिंग में आप शुरू से ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, ठीक है. शुरू से आप बहुत ज्यादा थैंकफुल और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते, ठीक है. आप पे वो ब्रेक डाउन का भी टाइम आता है, मुश्किल टाइम भी आता है. एग्जैक्टली, एंड इट्स ओनली नेचुरल, आई सपोज. या मेरे माशाल्लाह से बड़े, मेरे से 5 बहन भाई हैं. मेरे ददियालों में, डिस्टेंट फैमिली में ये सारी डिसेबिलिटीज थी. आउट ऑफ द ब्लूज मेरे में आई, ठीक है. आई एम द चोजन वन, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ बिगनिंग में एक टाइम था जब मेरी पहली बच्ची का डायग्नोसिस आया, मुझे पता चला अच्छा शी इज अ स्पेशल चाइल्ड. दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी. माय हस्बैंड वाजंट इन पाकिस्तान, डेपुटेशन पे ही वाज इन ब्रुंडी. इट वाज ऑल अलोन. आई वाज ऑल दैट. और आज भी 15 साल पहले के उनके सीन याद है जब मैं अपने डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी थी, एंड ही वाज होल्डिंग माय डॉटर्स डायग्नोसिस. उसका एमआरआई उठा के बैठे हुए थे. अब तो ये कि आपको ये चीजें फेस कर करके चीजें नॉर्मल लगती हैं, ऐसे लगता है कि ये कुछ है ही नहीं. लेकिन जब मैं वो डे फर्स्ट का सोचूं ना, तो इट वाज लाइक कि वो चीजें आपके लिए लाइफ चेंजर्स हो जाती हैं. डॉक्टर ने मुझे देखा, he broke the news. He was like, your daughter is a special child. And I was like, a special child?
वो वर्ड जो है बात हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, कुछ उसमें डायलॉग्स होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सर से आसमान छिन गया, जमीन के नीचे से, पाँव के नीचे से जमीन छिन गई। हम सिर्फ बिल्कुल डायलॉग्स ही पढ़ते हैं, हम कहते हैं नॉवेल्स में डायलॉग्स है, हाँ, हकीकत में कभी ऐसा होता है। सोचते नहीं है कि इट्स गोइंग टू लाइक अप्लाई टू अस, है ना, मतलब इट्स सो फार हाँ फेच्ड, हाँ हाँ लेकिन हाँ। सडनली इट्स लाइक इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और उस टाइम में इस चीज को एक्सेप्ट करना कि अच्छा, माई नीस एंड माई सिस्टर वॉज विद मी, उस टाइम वो दोनों मेरे साथ थी, एंड एवरीबडी वाज हेल्पलेस, एवरीबडी वाज हेल्पलेस। वो क्या करती, मुझे उन्होंने सीने से लगाया, आई स्टार्टेड क्राइंग, जितना वो भी मुझे कंसोल कर सकती थी उन्होंने मुझे किया, लेकिन देन रिदा, इट्स इवेंचुअली यू एंड योर अल्लाह। बस वो मेरा स्टार्टिंग मेरी जर्नी थी। उसके साथ फिर हलीमा मायदा बड़ी मेरी बेटी हलीम है, हलीमा के लिए जिंदगी आसान करना, उसके लिए रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज फाइंड आउट करना। और ये आज से 15 साल पहले ये सर्विसेज बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी, कि आपको इस तरह से नहीं, आपके पास गाइडेंस नहीं थी। इवन डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस, वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते थे, आपको नहीं पता था कि क्या होता है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। एग्जैक्टली। तो अपनी बच्ची के लिए पूरी वो सपोर्ट सिस्टम, रिहेबिलिटेटिव सपोर्ट सिस्टम ढूंढना करना, वो चीज बहुत मुश्किल थी। उसके साथ फिर देन आफ्टर 4 years एक और ऐसी स्पेशल बच्ची होना, मायदा के टाइम आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट, आई वॉज प्रिपेयर। जब मुझे पता चला, और मुझे पता भी इस तरह से चला कि एट द टाइम ऑफ बर्थ माई डॉटर वॉज नॉर्मल, आई वॉज लाइक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक स्पेशल बच्ची दी है, तो अब एक मेन स्ट्रीम बच्ची, न्यूरोटिपिकल बच्ची भी मेरे पास है। न्यूरोटिपिकल, ठीक है। तो लेकिन एट द एज ऑफ 9 months, हलीमा जो है, हलीमा को 11 months पे उसको नमूनिया हुआ था, सिवियर नमूनिया हुआ था। नमूनिया के बाद रिग्रेशन, उससे पहले उसके माइलस्टोन्स वो अचीव कर रही थी, स्लो कर रही थी, लेकिन अचीव कर रही थी, ठीक है। उसे जब नमूनिया हुआ था, उसके बाद उसका रिग्रेशन स्टार्ट हुआ। फिर वो रिग्रेशन इतना उसका गया कि बिल्कुल वो जीरो पे चली गई, जीरो से फिर मैंने उसे उठा के इस स्टेज पे लेके आई हूँ। मेरी दूसरी बच्ची जो 11 साल की है, मायदा, 9 months में उसे आए ऑक्यूलर जर्क्स उसे लगे थे, ऑक्यूलर जर्क्स के साथ वो रिग्रेशन में गई थी। रिग्रेशन के बाद फिर ये कि एक ऐसे स्टेज पे चली गई थी कि इवन कि वो अब फर्श से भी नहीं उठ सकती थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर अच्छा। रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज ढूंढना करना। और यहाँ पे जो आपके स्पोर्ट सिस्टम में, हस्बैंड तो यानी ही इज अ क्राउन। अगर इमरान की उस तरह से मेरे साथ सपोर्ट ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बहुत आगे जा सकती थी। इट वाज लाइक यानी आपके साथ एक होती है ना, आपके पीछे एक एंकर होता है, ठीक है। मैं चल रही हूँ, लेकिन जहां मैंने ब्रेक डाउन मैंने किया, तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू वाइप माई टीयर्स, टू बूस्ट मी। और फिर सबसे बढ़ के मेरी बच्चियों के साथ वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल हैं, शुरू से कंफर्टेबल थे, लेकिन टाइम के साथ मजीद जो है इन चीजों को एक्सेप्ट करना, और उन्हें पता होना कि इन बच्चियों को कैसे डील करना है। अब वो इतना ज्यादा उन्होंने रिदा ओवरटेक कर लिया है कि अब मुझे शायद कई दफा मुझे ऐसे फील होता है, आई एम अ लेसर मदर, ही इज द बेटर मदर। तो माशाल्लाह नहीं, स्पोर्ट सिस्टम मेरे अपने घर में इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है कि मुझे और किसी की जरूरत भी नहीं है। माशाल्लाह, नहीं, दैट्स अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। आमना, अब आप इस फील्ड में आ गई, आपने जो है ना, यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर योर डॉटर्स एंड उन्हीं के लिए आपने सब किया। आपके जो फोकस है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे है, राइट? तो उसके बाद उसको थोड़ा सा आप एक्सपैंड करेंगी, a little bit about या your work? अच्छा रिदा, इसमें ना थोड़ा सा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के फील्ड को भी मैं क्लियर आउट करना चाहती हूँ। Definitely. बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है ना, तो पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा एक स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना बच्चों को बोलना सिखाएगा। हम उसको ए ब ख ड साउंड सिखाएंगे, एप्पल, बनाना, कैट, ये कहना सिखाएंगे। लेकिन बेसिक ये है कि हम सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या बच्चे में वो बोलने की कैपेबिलिटी है भी सही या नहीं। बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, आवर बेसिक गोल इज कम्युनिकेशन। अगर हम Yeah. असेस करते हैं, मैं उस टेक्निकल साइड पे नहीं जाऊंगी कि हम किससे असेस करते हैं, कितना अरसे बाद हम देखते हैं कि अच्छा बच्चे में कैपेबिलिटी है नहीं है, कि बच्चा बोल सकता है नहीं बोल सकता। लेकिन बहुत जल्दी उसके एक डायग्नोसिस के साथ फिर बच्चे पेरेंट्स से पूरी हम जब हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है बोलने की।
स्पीच का ट्रायल हम नहीं छोड़ते, स्पीच तो हम साथ साथ उसके एनहांस करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन हमारा बेसिक गोल होता है कम्युनिकेशन, कि ये जो बच्चा, ये क्लाइंट हमारे पास आए, ये अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सके। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट्स नॉट द मदर एंड द फैमिली मेंबर्स। मदर तो आंख में देखेगी, मैं तो हलीमा मायदा के आंख में देखती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि इनकी क्या जरूरत है। मायदा के माथे पे बल होते हैं, मुझे पता चल जाता है किस चीज से नॉय हो रही है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, इट्स लाइक कि जब एक स्ट्रेंजर के पास वो बच्चा जाता है, तो स्ट्रेंजर अपनी बात कह सके, ठीक है, दैट्स अ बेसिक थिंग। अब ये देखिए, कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है जिससे आप दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, ठीक है। जब आपका सांस चल रहा है तो आपकी जरूरियात हैं, और आपने ये जरूरियात दूसरों तक पहुंचानी है। अगर आप बोल के नहीं पहुंचा सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हक ही नहीं है आप कम्युनिकेशन पे। अगर आपको पानी चाहिए और आप पानी नहीं कह सकते, तो डज दैट मीन कि आप बिल्कुल आप दुनिया से कट ऑफ हो जाओ और आप उस तरह से बैठे रहो और आप प्यासे बैठे रहो जब तक आपके पास मान आए, आप किसी को कोई बात ही ना कह सको। So, being a speech therapist, our basic aim is to give communication, ठीक है, either verbal, either non-verbal. उस बच्चे को जितना जल्द हो सके हम कोशिश करते हैं कि फंक्शनल करें, बच्चा अपनी बात कह सके, ठीक है। उसमें ये कि रिदा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, मैंने एक आपको स्पीच थेरेपिस्ट का रोल प्ले कर दिया, ठीक है। अब लेट्स कम टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी। जैसे कि आपने कहा कि पहले आप लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कैपेसिटी को, राइट, कि आप स्पीच पे काम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जज करना होता है कि इफ द स्पीच इज नॉट कमिंग तो आप और किस तरह से कम्युनिकेशन जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मे बी इट वुड बी गोइंग ऑफ टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि ऑल्दो यू हैव टू वर्क विद द चाइल्ड, लेकिन आपने ये सब पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट करना है, राइट? एंड पेरेंट्स आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू, मतलब एक डिनाइल फेज ऑब्वियसली होता है। तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि कितना पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके हमें जो है ना अल्टरनेटिव मींस भी देखने होंगे कम्युनिकेशन के। थोड़ा सा बस ये बता दें, देन वील मूव फॉरवर्ड। अच्छा, फर्स्टली तो रिदा एक चीज मैं आपके माइंड में ना क्लियर करूं, ऑलवेज रिमेंबर दिस, द चाइल्ड इज नॉट स्पेशल, देयर पेरेंट्स आर स्पेशल। बच्चा तो जो स्पेशल है ना, वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो कंप्लीट है, क्योंकि उसके पास एक माँ है, एक भाई है, एक बाप है, बहन है, जो उसका ख्याल रख रहे हैं, जो उसकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। उसकी शायद जितनी दुनिया है ना, वो अपनी दुनिया में मुकम्मल है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद उसके लिए चीजें आसान करने के लिए, चीजों को उसके एक्सेस में लाने के लिए, ठीक है। एक चीज याद रखें कि जो स्पेशल होते हैं ना, उस बच्चे के पेरेंट्स स्पेशल होते हैं। वी हैव टू डील दोज पेरेंट्स स्पेशल। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, उनके पेरेंट्स, बिलीव मी, यानी बीइंग अ पेरेंट, और ऑब्वियसली जब आप इस प्रोफेशन में आते हो ना, इस प्रोफेशन में कोई लेस सेंसिटिव बंदा रह ही नहीं सकता। मैंने जितने स्पीच थेरेपिस्ट देखे हैं, मेरी टीचर्स अराउंड मी, माय कोलीग्स, तो अल्लाह ने ना जब आपको ये फील्ड दी होती है ना, तो आपके अंदर वो खास हिस्स जो है ना इनकलकेट कर दी होती है। तो हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं ना, बहुत मिजरेबल होते हैं, उनका दिल करता है कि हम उनकी बात सुने। वी हैव टू इन्वॉल्व दोस पेरेंट्स विद द किड्स, ठीक है। उनकी कंप्लीट अगर आप बात सुन लो ना, बहुत सारा उनके गम का ना वहीं पे अजाला हो जाता है। और जहां आप उनके एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो, जब आप उनको सेशंस में, प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हो ना, तो एक्सेप्टेंस उनमें आ जाती है। जब वो देखते हैं ना कि अच्छा, हमने भी काम किया था बच्चे के साथ, इतना अरसा बच्चे ने कुछ पिक नहीं किया, चलो प्रोफेशनल के पास लेके जाएं, एक प्रोफेशनल भी उस बच्चे पे काम करे। मेरा ये होता है कि मैं साथ साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती हूँ, ठीक है। बिगनिंग में अगर ये कि फंक्शनल, मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो फंक्शनल होता है, ठीक है, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं बच्चे के साथ अपनी रेपर्टोयर में बिल्ड करूँ, ठीक है। मेरी उसके साथ रेपो बिल्ड हो जाए, बच्चा मेरे साथ काम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती हूँ। बिगनिंग में जब एक नॉन वर्बल एक्टिव बच्चा होता है, फंक्शनल बच्चा होता है, जो जिसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज भी बेहतर होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बच्चा जो जिसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं होती, जो बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं होता, उसे फिर ये कि पेरेंट्स की ऑब्वियसली आपको इनिशियली हेल्प चाहिए होती है, तो फिर पेरेंट्स को इनिशियली मैं इन्वॉल्व कर देती हूँ। जब पेरेंट देख रहा होता है ना कि प्रोफेशनल बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, आप उसकी स्पीच पे काम कर रहे हो, साथ साथ आपके जब प्रोसेस से गुजरते हैं ना, उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, पेरेंट को समझ आ जाती है हमारा बच्चा शायद बहुत जल्दी ना बोल सके, या शायद बोलने की सलाहियत इसमें ना हो। उसमें फिर एक प्रोफेशनल पे होता है कि आप कितना अच्छा पेरेंट को ना साथ साथ फीडबैक दे रहे हो, कितना अच्छा पेरेंट को काउंसिल कर रहे हो, उसे समझा रहे हो,
चीजों की तरफ आप लीड अच्छी दे रहे हो, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑब्वियसली। सच बात बताओ रिदा, सब कॉन्शियस में उनका सब कुछ होता है। जिसके बच्चे होते हैं ना, उन True, पेरेंट्स को true. पता होता है कि हमारे बच्चे की क्या स्टैंडिंग है, ठीक है। आपने बस ये चीजें कॉन्शियस में लेके आनी होती है, अपनी एफर्ट्स के थ्रू बच्चे पेरेंट्स को चीजें समझानी होती हैं कि नॉन वर्बल डज नॉट मीन नॉन फंक्शनल, ठीक है। नॉन वर्बल का Exactly. मतलब है कि उसके पास सिर्फ वो बोलने की सलाहियत नहीं है, लेकिन बच्चा कम्युनिकेटिव हो सकता है। Communicative हो वर्बल, सकता है. नॉन वर्बल, ये सिर्फ ना ये रिलेटिव दो टर्म्स हैं, ठीक है, जो हम यूज करेंगे। हम स्पीच की जो बात करते हैं, स्पीच बोलने के अल्फाज होते हैं, ठीक है। अगर वो अल्फाज से नहीं कम्युनिकेट कर सकता, बगैर अल्फाज के कम्युनिकेट करे। स्टीफन हॉकिंग्स आप जानती होंगी, स्टीफन जी जी हॉकिंग्स जी. का सफर के साथ जो था, ठीक है, उसका सफर कहाँ था, ही एंडेड अप इन अ व्हील चेयर एंड आई गेस के साथ वो अपने आप को कम्युनिकेट करता था, ठीक है। नॉन वर्बल था, व्हील चेयर पे आ गया था, लेकिन इवेंचुअली कम्युनिकेशन का उसके पास मोड था, मोड ठीक है। मिल गया. अगर बोल नहीं सकता था तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फंक्शनल नहीं रहा, वो कम्युनिकेटिव नहीं रहा। यू कैन ऑलवेज बी कम्युनिकेटिव, बस ये है कि सही हाथों में आप एंड अप हो। ऐसे कोई आपको True. प्रोफेशनल मिले जो आपके बच्चे के साथ इस तरह से काम करे कि आपके बच्चे की स्किल्स, नॉन वर्बल स्किल्स के साथ काम करे, उसको एक प्रॉपर मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे जिससे वो बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाए, ठीक है। इंशाल्लाह. लेट्स होप. इनफैक्ट मतलब यही दुआ करनी चाहिए कि एक तो अच्छा प्रोफेशनल मिले, एंड टू ऑल द प्रोफेशनल्स हु आर लिसनिंग, जस्ट आई वुड ओनली से कि आप लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. पीपल आर लाइक ट्रस्टिंग यू विद देयर चिल्ड्रन. तो इट्स जस्ट आपने मतलब आई जस्ट होप कि एवरीवन आउट देयर इज गिविंग देयर बेस्ट, लाइक sometimes maybe दे more आर than their best. Yeah. बेटा, मैं आपको ये बताऊं कि पेरेंट्स की तरफ से हमें इस तरह से बैकलैश भी आता है, Mhm. और उसको ना हमें ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं, ऐसे पेरेंट्स बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं, आपको उनका सुनना पड़ता है, उनकी इंटेंशन नहीं होती। बिलीव मी, जो पेरेंट्स आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, बहुत ज्यादा अपना ट्रस्ट आपके अंदर इम्पार्ट कर देते हैं, वही पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ना आपके साथ शायद अपनी वरीज आपके अंदर पोर करने की कोशिश करते हैं। लिसन टू देम, Yeah. लिसन टू देम, यकीन करें, उससे आधे से ज्यादा उनका गम जो है ना दूर हो जाता है। एक एक आउटलेट चाहिए होती है ना, क्योंकि मे बी दे हैव नो वन एल्स टू सॉर्ट ऑफ वेंट आउट टू. तो एंड इफ दे आर डूइंग इट टू यू, तो आई सपोज इसको भी वी शुड टेक इट एज एन ऑनर, बिकॉज उन्होंने इतना हमें इस काबिल समझा है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस हमारे साथ जो है ना, दे आर वेंटिंग इट आउट. तो okay, Amna, so we were talking about non-verbal communication. अच्छा, नॉन वर्बल का ना, अब हम नॉन वर्बल को एलैबोरेट करते हैं, ठीक है। आपके बच्चे की मैंने कैपेबिलिटी देखी, ठीक। आपका बच्चा फिजिकली मोबाइल है, फिजिकली उसके हाथ वगैरह हिलते हैं, ठीक है। उसको हम राइटिंग अगर उसकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, ठीक है, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी है, वी कैन ब्रिंग दैट चाइल्ड टू राइटिंग। हम उसको बोर्ड दे सकते हैं, बोर्ड पे राइट करके वो अपने आप को कन्वे कर सकता है, ठीक है। कॉग्निटिव उसकी अगर एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके वर्ड्स या अपनी बात कह सके, फिर हम उसको एक पैक्स बुक, हम उसको पैक्स की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। पैक्स इज पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। एक बुक होती है, वो भी उसमें भी अपने पेरेंट्स की ही हम हेल्प लेते हैं कि पेरेंट्स उसकी जरूरियात की एक बुक बना देते हैं जिसके ऊपर पिक्चर्स पेस्ट कर देते हैं कि अच्छा, इस बच्चे को पानी चाहिए, इस ग्लास में पानी चाहिए, लेस को ये पसंद करते हैं, अंडा खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, ये इसका बेड है, ये इसका टॉयलेट है, इस टॉवल से ये अपने हाथ वाइप करते हैं, वो सारी जो है ना पिक्चर्स पेस्ट कर देते हैं। हम उस बच्चे को उस पिक्चर्स पे ट्रेन करते हैं हाउ टू कन्वे हिमसेल्फ, ठीक है। कि अगर उसने देन अगेन जब उसने कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, तो मदर्स को हम जेन में नहीं लेके आते, हम एक स्ट्रेंजर को लेके आते हैं कि आपका बच्चा अगर स्ट्रेंजर के पास जा रहा है और अपनी बात कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल खाला के घर गया है, मामू के घर गया है, माँ पास नहीं है, किसी को बताना चाह रहा है कि मुझे पानी चाहिए, ही विल ओपन द बुक, उसमें जो पिक्चर होगी वो पिक्चर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। पॉइंट आउट करेगा या पूरा अपना सेंटेंस अगर वो बनाना चाहेगा, सेंटेंस लेवल पे है, आई वॉन्ट
आई वॉन्ट वाटर, ठीक है। तो वो सारे कार्ड्स जो है वो पिक्चर्स वो उतार के विल्क्रो हम उस बुक के ऊपर लगी होती है, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका बच्चा उस एडवांस लेवल पे है, जो पूरा सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं, वो उस पर पूरे सीक्वेंस से पिक्चर लगा देगा, ठीक है। उसका मामू देखेगा, अच्छा ही इज सेइंग आई वांट वाटर, उसे पानी मिल जाएगा, ठीक है। आई एम फीलिंग कोल्ड, एक्सप्रेशंस हर किस्म की जो है ना उससे पिक्चर्स होती हैं। अब बस सिर्फ ये डिपेंड कर रहा होता है, अब सिर्फ ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो बच्चा कितने अरसे में उस चीज को सीखता है और कितना ज्यादा जो है पेरेंट्स उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, जब इनिशियल बच्चे को हम देख रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, इट्स आई कांटेक्ट एंड पॉइंटिंग, ठीक है। मेरी बच्चियों ने पॉइंटिंग से स्टार्ट किया था। जब कम्युनिकेट करना उन्हें मैं सिखा रही थी, उनकी इतनी कैपेबिलिटी थी कि सबसे पहले मुझे उन्हें पॉइंटिंग पे लेके आना पड़ा कि एटलीस्ट वो इतना तो बता सके पॉइंट करके कि अच्छा मुझे पानी चाहिए, अच्छा मुझे इधर जाना है, मुझे ये चीज चाहिए। पॉइंटिंग के साथ साथ ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आप जहां आप कम्युनिकेशन को आप माइंड में रखते हो ना, ठीक है, कम्युनिकेशन को आप माइंड में रखो, फिर आप देखो कि आप बच्चे को कितना हेल्प आउट कर सकते हो, ठीक है। बच्चा आप पॉइंटिंग सीखते हैं, सबसे पहले हम पॉइंटिंग सिखाते हैं कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि पॉइंट करके कोई बात तो बता सके कि वेयर इज ही लीडिंग, ठीक है। उसके बाद जिस एरिया में वो बच्चा रह रहा है उसकी क्लोज विसिनिटी में हम ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंसेस रख देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस इज की जो बच्चे की जरूरत की चीज होती है। अब मैं एग्जांपल अपनी बच्चियों की ही दूंगी, जैसे मेरी बच्चियों का जो पानी का ग्लास है जिसमें वो पानी पीती हैं, बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में मैं वो पानी के ग्लास रख लूंगी, उनका नैपकिन रख लूंगी, ठीक है। कोई ऐसा टॉय जिसके साथ बहुत अटैचमेंट है, खैर वो तो ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस में जैसे पानी का ग्लास है, ठीक है, उसका टॉवल है, टॉवल की उसकी नीड है, उस किस्म की चीजें उसकी क्लोज विसिनिटी में रख लूंगी ताकि वो पॉइंट करके बता सकें कि अच्छा मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, मुझे हाथ पाइप करना है, मुझे ये टॉवल चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके साथ हम स्टार्ट लेते हैं। उसके अलावा फिर और बहुत सारी ऐसी गैजेटरीज है, गैजेटरीज हम यूज कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन में एडेड कम्युनिकेशन आती है और अनएडेड कम्युनिकेशन, ठीक है। I'll go to unaided first. Unaided communication and aided communication. Unaided communication is के जिसमें आपके पास कोई गैजेटरी है, ठीक है, गैजेटरी के बगैर आप अपने बॉडी के थ्रू कर रहे हैं, उससे फिर पॉइंटिंग आ जाते हैं एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज अनएडेड कि आप पॉइंट आउट करके रेफरेंसेस के थ्रू जो है आप बच्चा आप कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एडेड कम्युनिकेशन की तरफ आ रहे हो, एडेड कम्युनिकेशन में फिर गैजेटरीज आ जाती हैं। एडेड इसके आप फिर बच्चा कोई चीज पकड़ रहा है, ठीक है ना, उसके हाथ में कोई चीज है, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अपना आप कन्वे कर रहे हैं। एडिट में टेक्स्ट बुक आ जाती है, ठीक है, बच्चे के पास जो बुक्स होती हैं वो बुक के थ्रू अपना अपना आप कन्वे कर रहा होता है। देन देयर आर फ्यू डिवाइसेस, उन डिवाइसेस के थ्रू बिग मैक एक डिवाइस है जो एक सिंगल बटन है, उस सिंगल बटन को प्रेस करके बच्चा अपनी बात कह रहा होता है, लेकिन वो एक सिंगल कमांड के लिए होता है, ठीक है। उसमें 2 बटन्स भी होते हैं, 2 कमांड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाहर की बहुत ज्यादा डिवाइसेस है, जैसे बिग मैक है, प्रोलोगो है, गो टॉक है, इसके थ्रू आप कन्वे कर सकते हो। ये सारी डिवाइसेस ना जब मैंने अपनी बच्चियों के लिए सोचा ना रिदा, तो मेरे ज़हन में ये आया कि इस डिवाइसेस में ना जो पिक्चर्स है ना, प्रोलोगो टू गो जो है उसमें ऑलरेडी जो है ना सारी डेवलप्ड साइन सिंबल्स और पिक्चर्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट फ्रेंडली टू आवर कल्चर, ठीक है। वहां पे जिस तरह से माँ को कन्वे किया जाता है या माँ को पोर्ट्रे सॉरी किया जाता है, उस तरह से हमारी माँ नहीं होती, ठीक है। जो उनका स्टेपल फूड है हमारा वो नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से हमारे यहाँ सोसाइटी में चीजें हैं उस तरह से वहाँ की चीजें नहीं है। तो जो प्री डिफाइंड चीजें हर बच्चे को उस तरह से फेमिलियर नहीं हो सकती हैं और बच्चा उस तरह से ट्रेन नहीं हो सकता। प्रोलोगो टू गो आई ट्राई टू ट्रेन माय डॉटर्स ऑन इट, लेकिन उसमें फिर बहुत वो हेक्टिक हो जाता है कि आपको पूरे सेंटेंस पे पहले ट्रेन करना पड़ता है, फिर वो सेंटेंस बच्चा जब वो सेंटेंस को क्लिक करना सीखते हैं, वो पूरा सेंटेंस अटर होता है, दैट्स अ हेल ऑफ अ बिग ट्रेनिंग, ठीक है। गो टॉक इज इवन सिमिलर, उसमें भी इसी तरह से होता है कि बच्चे को आपका गो टॉक का ये है कि उसमें ना फोटोग्राफिक पिक्चर्स होती हैं, आप छोटे कार्ड्स उसके ऊपर स्टिक कर देते हो, ठीक है। उस कार्ड फिर पीछे से आवाज होती है। इवन आई डिडंट फाइंड दैट वेरी फ्रेंडली, क्योंकि आप
पिक्चर्स लो, फिर पिक्चर्स को आप लेमिनेट कराओ, फिर न्यू चीजें आप ऐड इन करो, वो फिर एक पूरा बहुत बड़ा स्टॉक हो जाता है आपके पास, ठीक है। फिर उस वक्त जो बच्चे की जरूरत है, ठीक है, आप उन पिक्चर्स को उसके अंदर स्लॉट्स में लगाओ, फिर उसके पीछे वॉइस रिकॉर्ड करो, फिर वो बच्चा उसकी वॉइस आउटपुट आए और फिर वो बच्चा अपनी बात कन्वे करे, ठीक है। इवन दैट वाजंट सो दैट बहुत और ज्यादा ये वो मतलब नहीं है थोड़ा कन्वीनियंट। डिलेड, ये एक बच्चे पे ओवरवेलमिंग भी हो सकता है ना बच्चे के लिए, कि मतलब आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट सिंपली कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे उसको कम्युनिकेट करने के लिए इतने ज्यादा स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। तो इजंट देयर अ चांस के ये सारी डिवाइसेस जो है ना, ये बहुत हेक्टिक ट्रेनिंग के बाद फिर आपको ना फंक्शनल करती हैं, ठीक है। गो टॉक में ये है कि आपको ना पूरा आपके पास फिर पिक्चर्स का स्टॉक होना चाहिए, फिर आपको उस टाइम ये देखना है कि अच्छा बच्चे की इस टाइम क्या जरूरियात हैं। अच्छा रिदा, डिड आई यूज द वर्ड AAC? ये जितनी मैं गैजेटरीज एडिट डिवाइस की जो बात कर रही हूँ ना, एडिट कम्युनिकेशन की जो बात कर रही हूँ, दीज कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ AAC। एंड ए AAC इज AAC is augmentative alternative communication, ठीक है। इसको मैं ठीक थोड़ा है, सा डिफाइन भी कर देती हूँ। ठीक है। अब Augmentative is कि जितनी, जी बताएं। अब ना मैं कहने लगी थी कि बिफोर वी मूव ऑन टू द ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव डिवाइसेस, क्योंकि इसके बाद फिर वील डेफिनेटली डिस्कस आपने जो ऐप डेवलप की थी, वी कैन टेक अ फ्यू कमेंट्स फर्स्ट एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. Zainab Abrar is sorry Zainab is saying Assalamu alaikum, bravo Amna Imran, she's such an inspiration, so brave and strong. Thank you so much for your comment, Zainab. This was for you, Amna. Kishore is saying मेरे बेटे की साउंड पिच बहुत लो है, इतना आहिस्ता बोलते हैं कि मुश्किल से सुनाई देता है, प्लीज कोई टिप बताएं. किश्वर, अगर उसकी पिच लो है तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज यूज अ माइक। माइक है, हेडफोन्स है, बहुत फ्रेंडली से हेडफोन माइक्स यूज हो सकते हैं। उसके अलावा हैंड हेल्ड माइक्स हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। थिंग इज दिस के सिर्फ आप ना अपने जेहन में ये रखें कि अगर आपके बच्चे के साथ ना कोई शॉर्ट कमिंग है, अगर कोई कहीं पे वो हिंडर कर रहा है तो सॉरी कहीं पे वो लैग कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसकी शॉर्ट कमिंग और हिंड्रेंस नहीं बनानी, ठीक है। उस बच्चे को हमने फंक्शनल बनाना है। अगर उसकी पिच लो है, वी कैन ऑलवेज गिव हिम अ माइक। पिच लो होने की सबसे पहले तो ये है कि हम ऑब्वियसली आपने जरूर उसका डायग्नोसिस कराया होगा, किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके गए होंगे, ENT को दिखाया होगा। क्या उसका कोई वोकल कॉर्ड्स की पैथोलॉजी है, कोई ऐसा उसका वोकल कॉर्ड्स का डिसफंक्शन है जिस वजह से उसकी पिच लो है? कैन दैट बी हेल्प्ड आउट? क्या उसके वोकल कॉर्ड्स पे उसके पिच पे काम किया जा सकता है? क्या आपका बच्चा हाइपोटोनिक है, उसकी टोन लो है? देयर आर सो मेनी थिंग्स वी नीड टू डिग आउट, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है बच्चे का, कोई इसके वोकल कॉर्ड्स का भी मसला नहीं है, बाय बर्थ इस तरह से है कि उसकी टोन, उसकी वॉइस ही लो है, ठीक है, उसकी टोन लो है, उसमें कि हम उसकी वॉइस पे भी काम कर सकते हैं, उसके पिच पे काम कर सकते हैं कि उसकी पिच लाउडर हो। लेकिन बाय चांस अगर उसकी पिच उस तरह से नहीं, उसको वॉल्यूम हाई होता, देन वी कैन ऑलवेज यूज अ माइक। आप उसको माइक दे सकते हैं, ठीक है। माइक से उसका कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा, बच्चे को पता चलेगा अच्छा मैं ऊंची आवाज में बात कर सकता हूँ, ठीक है। किसी चीज को कोई हमने किसी मोहताजी ही नहीं बनानी। आवाज उसकी नीची है, ठीक है, आवाज पे काम किया जा सकता है। अगर एक स्पीच थेरेपिस्ट को लगता है अच्छा इतने, यानी हमने ENT को भी दिखा दिया, स्पीच पैथोलॉजिस्ट को भी लगता है कि हाँ हम इसकी आवाज ऊंची कर सकते हैं, उसे एनहांस कर सकते हैं, उसमें अगर टाइम लगता है, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन ऑलवेज गिव हिम अ माइक, ठीक है। और उसकी आवाज पे भी काम हो सकते हैं और होपफुली इंशाल्लाह उसकी आवाज बेहतर हो जाए, उसकी पिच हाई हो जाए। अगर नहीं हो सकती, देयर इज ऑलवेज अ माइक। और फिर इतनी एडवांसमेंट्स हैं कि वो माइक इस तरह से भी उसके साथ लग सकता है कि बच्चा जो है अननोटिसेबल तरीके से भी वो माइक उसके कपड़ों के साथ लग सकते हैं, अपने आप को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक. Pushkin is saying hello, thank you for your comment. Shiraz is saying hello, thank you for your comment. Asma, she would like to talk to you as I want to get my daughter assessed by you, if possible. Asma is asking if she can get her daughter assessed by you. Sure, I'm always here. आप अस्मा को बेशक मेरा कांटेक्ट नंबर दे दें, या अस्मा कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी एट कायद आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। उनके नंबर से आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लें, आप यू कैन ऑलवेज कम इन कांटेक्ट विद मी। Asma, if you're still with us, please message us on Facebook and inshallah we'll get to you in touch with my mom now.
Thank you for your comment. Okay. Nazi Inam is asking how to bring speech in child if he is communicating through gestures and actions, then what to do? ठीक है, अच्छा आपका बच्चा जो है वो जेस्चर्स एंड पॉइंटिंग, जेस्चर्स एंड एक्शन लिखा है उन्होंने, हाँ जी, ठीक है, जेस्चर्स और एक्शंस के थ्रू वो अपने आप को कम्युनिकेट करे। सबसे पहले तो मुझे आपके बच्चे का डायग्नोसिस जानना है, आपके बच्चे का डिसऑर्डर जानना है कि क्या उसका डिसऑर्डर है, बच्चे का क्या सारा सिनेरियो है, उसकी एज क्या है, हैव यू बीन टू अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट, अ न्यूरोलॉजिस्ट, अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अगर मुझे उसका डायग्नोसिस पता चल जाए तो फिर मैं आपको ना बहुत क्लियर कट बता सकती हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपके बच्चा अभी तक बोलता नहीं है और मुझे उसकी एज भी नहीं पता ना रिदा, अगर वो एज हमें बता दें तो ज्यादा मैं आसानी से बात कर सकूंगी। लेकिन ये कि सबसे पहले ना मुझे आपके बच्चे को देखना पड़ेगा। एक बच्चा जो एक्शंस और जेस्चर्स के थ्रू और पॉइंटिंग के थ्रू अपना आप कन्वे करे, इट मीन्स कि बच्चा बहुत बेहतर है, ठीक है ना। उसका कॉग्निटिव फंक्शनिंग उसकी अच्छी है, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज भी अच्छी है कि वो ऑब्वियसली जब अपने आप को जेस्चर्स और पॉइंटिंग से कन्वे करे, एक्शन से कन्वे करे, दिस मीन्स ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड व्हाट ही वांट्स ही नोज दैट, ठीक है ना। अगर वो एप्पल जेस्चर्स या पानी की तरफ वो इशारा कर रहे है या अपने एक्शंस के थ्रू इस तरह से कर रहे है तो उसे पानी की भी पहचान है, उसे प्यास की भी है, तो दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। अब वो बोल नहीं रहा ड्यू टू एनी रीजन, सो मेनी रीजंस, क्या पता वो बच्चा लेट ट्यूमर हो, ठीक है, लेट बोलना सीखे, हो सकता है उसके वोकल कॉर्ड्स के साथ कोई मसला हो सकता है जो उसका डायग्नोसिस हो, उस डायग्नोसिस में कुछ इस किस्म की बात हो। वही बात है कि मुझे तो अभी कोई डिटेल्स ही नहीं पता, मैं इसलिए पिन पॉइंटेड कोई बात कह नहीं सकती। लेकिन डेफिनेटली जब वो बच्चे स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास एंड अप करेगा तो हम उसकी थॉरो असेसमेंट करेंगे और उस बच्चे में कोई भी जरा भर भी स्पीच की कैपेबिलिटी होगी, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन दैट स्पीच, ठीक है। अगर वो स्पीच बच्चा बहुत डिलेड इनहेंस करेगा तो ये कि हम स्पीच की एफर्ट नहीं छोड़ेंगे, स्पीच साथ साथ रखेंगे, लेकिन हमारा बेसिक गोल ये होगा कि जब तक वो बच्चा अल्फाज कहने के काबिल होता है तब तक हम उस बच्चे को कोई अल्टरनेटिव सोर्स दे दें, ठीक है, कि कम्युनिकेशन का कोई सोर्स दे दें। हम उसकी स्पीच को भी ऑगमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, स्पीच को इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके पास कोई वोकलाइजेशन होती है, उससे हम वोकलाइजेशन को हम वर्बलाइजेशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, रेसिडुअल स्पीच को ऑगमेंट कर रहे होते हैं और साथ साथ उसको एक अल्टरनेटिव सोर्स भी दे देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ बेसिक गोल कि जब तक वो बच्चा जबान से नहीं कह रहा तो बच्चा कम से कम अपने आप को कम्युनिकेट करे, ठीक है। और उसमें तो वो मदद बता रही है, जैसे वो जेस्चर्स, एक्शंस और पॉइंटिंग के थ्रू अपना आप कन्वे कर रहे हैं, हम उसको भी इनहेंस करने की कोशिश करेंगे कि मजीद एडवांस वो गैजेटरी से अगर हम एडवांस लेवल पे कम्युनिकेशन के लिए आए, वी वुड डू दैट, ठीक हो गया हमने, ठीक। Before we continue, I'm just going to take one more comment and then we can go through these later. Azka is asking that if a child shows by action that he wants water, what will be the next step? इसके बाद क्या करें? ठीक है, अगर बच्चा एक्शन के थ्रू ये बात कह रहा है, ठीक है, तो हम उसके एक्शंस को, उसकी कम्युनिकेशन को हम एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द एडवांस स्टेप, ठीक है। उन्हीं एक्शंस को मजीद जो है हम स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। अब एक्शंस के थ्रू वो बच्चा कह रहा है, इट मींस कि द चाइल्ड इज नॉन वर्बल, ठीक है, वो बच्चा बोल के नहीं कह रहा है, ठीक। उन एक्शंस में हम देखते हैं कि कितने डेफिनेट एक्शंस है, उस बच्चे के कॉग्निटिव लेवल क्या है, उसके रिसेप्टिव लेवल क्या है। उन एक्शंस को हम गैजेटरी के थ्रू मजीद इनहेंस कर सकते हैं। अब बच्चा जैसे पानी मांग रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा और भी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज रखता है। उस बच्चे की एज को देख के, कॉग्निटिव लेवल को देख के हम मजीद उसको एडवांस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे ले आ सकते हैं, बिकॉज बेसिक गोल है कि बच्चा कम्युनिकेट करना सीखे। रेसिडुअल स्पीच है, उस पर भी काम कर सकते हैं। बच्चा सिर्फ पानी, अगर पानी मांग रहे एक्शंस के थ्रू, तो हम उसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड साइड पे लेके जा सकते हैं। पानी के साथ साथ मजीद भी उसका हम स्कोप वाइड कर सकते हैं। अब मदर के पास पूरी उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, मदर के पास पूरी उसकी ये जानना चाहिए कि मदर को पता होगा कि उसकी और क्या क्या जरूरियात है, एक बच्चे की क्या जरूरियात हो सकती हैं। हम उसको एक्शंस के मजीद, आप उसके एक्शंस को इनहेंस कर लें, लेकिन एक्शंस का फिर यही है कि रिदा वो इतनी डेफिनेट कोई चीज नहीं होती। अब अगर बच्चा, जब मेरी बच्चियां जब छोटी थी ना, वो नहाने को ना इस तरह से इशारा करती थी, दिस इज समथिंग आई डिड नॉट टेल देम, लेकिन जब भी उन्हें नहाना होता था, पता नहीं उन्होंने खुद अपना एक एक्शन डेवलप कर लिया था। वो ना इस तरह से
करती थी तो मुझे समझ आती थी अच्छा उन्होंने नहाना है, ठीक है। अब ये वो एक्शन है जो माँ समझ रही है, लेकिन आपके पास वो आएंगे और इस तरह से करेंगे, वुड नॉट नो, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्डाइज साइन नहीं है, ठीक है ना, कि आपको पता हो किसका क्या मतलब है। अब आपका बच्चा अगर एक्शंस के थ्रू पानी मांग रहा है तो वो एक्शन हो सकता है कि वो इस किस्म के एक्शन हो कि सिर्फ माँ ही समझ सकती है, हो सकता है ऐसा एक्शन हो कि वो एक इस तरह से जैसे एक स्टैंडर्ड एक्शन है कि वो मुंह की तरफ हाथ लेके जा रहे हैं, ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड कोई आप साइन लैंग्वेज उसको सिखाना चाहती हैं, दैट इज गुड, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड साइन लैंग्वेज से फिर ये होगा कि वो स्टैंडर्ड एक्शन होगा जो हर कोई समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन देन अगेन वहां पे ये हिंड्रेंस आएगी कि आपके बच्चे को तो साइन लैंग्वेज आ रही है लेकिन दूसरे को तो नहीं आती। अब आपका बच्चा अपनी किसी आंटी अंकल के घर जाता है, वहां पे अगर वो साइनिंग के थ्रू अपनी कोई बात कहते हैं तो आंटी अंकल को तो साइनिंग नहीं आती ना, तो उसमें ये है कि एक्शन से ज्यादा फिर हम उस बच्चे को पिक्चर कार्ड्स की तरफ ला सकते हैं, गैजेटरीज की तरफ ला सकते हैं, पैक्स यूज कर सकते हैं, पैक्स की जो बुक है वो यूज कर सकते हैं, या फिर गैजेटरीज की तरफ उसको हम ला सकते हैं जिसमें गैजेटरी से वो पिक्चर्स के थ्रू, और पिक्चर्स के थ्रू जब वर्बलाइजेशन वोकलाइजेशन होती है, पूरे सेंटेंस कहा जाता है, उसके थ्रू वो बच्चा अपना आप कन्वे कर सकते हैं। ठीक हो ठीक गया, है, ठीक है। अमना अब हम वही बात करेंगे। I'm not clear in conveying myself, तो काइंडली मदर दोबारा से टेक्स्ट कर दें, दोबारा से अपना कमेंट दे दें, तो मैं मजीद क्लियर होने की कोशिश करूंगी, ठीक है। डेफिनेटली नाजी, इफ यू स्टिल विद अस, तो अगर आपको कुछ और पूछना है, इफ यू आर गुड विद द आंसर प्लीज मेंशन दैट एज वेल। एंड जिस तरह हमने कह रही थी कि अगर आप थोड़ी और इंफॉर्मेशन भी दे दें, डायग्नोसिस दे दें अपने बच्चे का, देन आमना कैन बेटर गाइड यू। थैंक यू। प्लीज अगर आप अपने बच्चे के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो अपने बच्चे का डायग्नोसिस, बच्चे की एज, बच्चे का करंट स्टेटस, और क्या बच्चा किसी डॉक्टर के पास गया है नहीं गया, पूरी डिटेल अगर आप मुझे कमेंट क्वेश्चन भेजते हैं ना, तो इट वुड बी मच इजियर कि मैं पिन पॉइंटेड आपको आंसर दूं। डेफिनेटली, ठीक है। सो आमना और भी इंशाल्लाह we'll take more comments later on. लेकिन now let's talk about the AAC devices that you were talking about, augmentative alternative communication, right? Okay, please tell us about that. अच्छा रिदा, इसमें ना थोड़ी सी मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो डेली इतने पेरेंट्स को फेस करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे पता है कि पेरेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन्स हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जब डिस्कस कर रहे थे तो आप इस बारे में बात करना चाह रही थी कि कुछ पेरेंट्स की ऐसी कंफ्यूजन्स होती हैं कि अच्छा हम जब डिवाइसेस से बच्चों को मना करते हैं, तो जब हम एएसी डिवाइस बच्चे के हाथ में देंगे तो फिर वो एसी डिवाइस इतनी हेल्पफुल होगी या नहीं, ठीक है। तो ये एक मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि आपने कहा कि हम बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स को ये भी होता है कि जी एक तरफ आप मना कर रहे हैं कि कोई डिवाइस, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि जी ये एएसी डिवाइसेस हैं ये यूज करें, तो ये इट्स क्या कहते हैं कनंड्रम फॉर द पेरेंट्स की जी अब क्या करें हम। या और यही चीज, थैंक यू वेरी मच कि आपने पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे, अब मैं इसको आंसर करना चाहूंगी। थिंग इज दिस के जो बाकी आईटी आइटम्स एंड डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, ठीक है, दैट इज अ पैसिव इंटरेक्शन, ठीक है। आप मोबाइल्स और टैबलेट्स के साथ पैसिव इंटरेक्शन में चले जाते हो, वो डिवाइसेस आपको आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि वो आपको एक नई एक दुनिया में लेके जा रही होती है। छोटी स्क्रीन होती है, छोटी स्क्रीन में जब बच्चा उसमें गुम रहते हैं, बहुत बहुत देर गुम रहते हैं, वो उसी दुनिया में चला जाते हैं। और जिस किस्म का कंटेंट बच्चे देख रहे होते हैं, ज्यादातर बच्चे कार्टून मूवीज देख रहे होते हैं, वो उस दुनिया में ही गुम होते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक पैसिव इंटरेक्शन होता है। घंटों जब उसमें बैठे रहते हैं, वो रियल वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं, और वो जब वो डिवाइस जब छोड़ते हैं, वो कार्टून खत्म करते हैं, रियल वर्ल्ड में आते हैं, तो बिलीव मी वो बच्चा वही उसी तरह से डोरा द एक्सप्लोरर बन के और अपने घर में चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, सोफे के ऊपर नीचे जा रहा होता है, वेयर इज अ कैट, वी हैव टू फाइंड द कैट इज ओवर द माउंटेन या अंडर द सोफा या व्हाटएवर, ठीक है। वो उसी दुनिया में, उसी टोन में, रोबोटिक टोन पे ना अपना सारा दिन गुजार रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज पैसिव इंटरेक्शन। जो हम मोबाइल से टैबलेट से मना कर रहे होते हैं, वो पैसिव इंटरेक्शन की वजह से मना कर रहे होते हैं कि वो पैसिवली बच्चों को एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। नाउ कमिंग टू द एएसी डिवाइस, एएसी डिवाइस आपको एक्टिव इंटरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। एक्टिव इंटरेक्शन इज के
उसमें आपकी कम्युनिकेशन एनहांस हो रही होती है, ठीक है। वो डिवाइस आपकी जरूरियात बोल रही होती है, जिस तरह से माँ कह रही होती है ना, बच्चे को पानी चाहिए, बच्चे ने ग्लास पकड़ा और माँ ने फौरन कहा अच्छा पानी चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरह से माँ को ये डिवाइस रिप्लेस कर रही होती है कि बच्चे ने जैसे इसके आइकन पे पानी के ग्लास की पिक्चर आती है, बच्चा उसको प्रेस करता है तो डिवाइस कहती है पानी, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। वो आपकी ही आवाज बन के वो बोल रहा होता है। और ये अच्छा, और इधर एक चीज, bear one thing in mind. Today we are working through evidence-based practice. Whatever we are doing is not something you or me saying. ये आपकी या मेरी जबान की बात नहीं है कि मैं कहूँ कि रिदा इस तरह से हमने करना है, मैंने ये किया और मैंने इस चीज को ठीक पाया, ठीक है, तुम्हारी मेरी बात नहीं है। Now we are going towards a evidence-based practice. एविडेंस definitely. बेस्ड इसके जो कुछ भी आजकल चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, प्रोफेशनली हो रहा है, वो रिसर्च से प्रूव है, ठीक है, कि रिसर्च इस चीज को प्रूव कर रही है। Proof वी कर हैव रही है। साइंटिस्ट, वी हैव रिसर्चर्स जो इस चीज पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि हम इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सके। वो रिसर्च करते हैं, इस चीज का एक डेफिनेट आंसर लेके आते हैं और हम प्रोफेशनल्स उसको प्लग इन करते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल एविडेंस बेस्ड। अगर किसी पेरेंट के माइंड में कोई डाउट रह जाते हैं कि नहीं जी, अगर डिवाइस बोलेगी तो हमारे बच्चे के अंदर तो बोलने की मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, फिर हमारा बच्चा बोलेगा ही नहीं जब डिवाइसेस की जगह बोलेगी। नहीं, रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन एनहांसेस कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एनहांसेस योर कम्युनिकेशन, ठीक है। Communication. अगर डिवाइस की जगह बोल रही है तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगी, ठीक है। ये मेरे कहने की बात नहीं है कि आप कहें कि जी आमना ने कहा तो नहीं हो, जरूरी नहीं है इस तरह से हो। रिसर्च ये चीज कहती है कि AAC डिवाइसेस बाहर इसलिए इतनी सक्सेसफुल है, पाकिस्तान में तो अभी इमर्जिंग है, अब आई हैं, अब पॉपुलर हो रही हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं भी हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स अभी गैजेटरीज और इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो विजिलेंट एजुकेटेड हैं, जिनके माइंड में बात बैठ जाती है, वो इस चीज को लाजमन लेके चलते हैं, उनके बच्चे इसका फायदा भी उठाते हैं, लेकिन जो इस चीज को आमना, एक्सेप्ट नहीं करते। जी सॉरी, बताएं। ये जो जैसे कि आपने बात की कि बाहर दे रियली सक्सेसफुल और अभी पाकिस्तान में इनका कहना चाहिए अभी अभी रिसेंटली आगाज हुआ है। कैन यू प्लीज टेल मी कितनी एक्सेसिबल है, कितनी इकोनॉमिकल है, कि मतलब क्या किस हिसाब से पाकिस्तान में भी इसका स्टेटस है? अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा जो है ना, यू वुड से कि लोअर मिडिल क्लास आउट ऑफ द वे जाए तो इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। बाहर की अच्छा। डिवाइसेस तो बाकी बहुत महंगी हैं, ठीक है। बाहर की डिवाइसेस, वही बात है कि जब मैंने अपनी बच्चियों के लिए देखा तो मनी वाज नॉट दैट बिग ऑब्जेक्ट फॉर मी, ठीक है, लेकिन इट वाज लाइक कि वो इतनी मेरी बच्चियों के हमारे कल्चर के साथ वो बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली लोअर मिडिल क्लास को वो सूट नहीं करती हैं, दे आर वेरी हाई प्राइस्ड। मिडिल क्लास अफोर्ड कर ले, हाई मिडिल क्लास डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन फिर आपको पता है गैजेटरीज और डिवाइसेस के साथ ये मसला है कि उनके साथ कोई ना कोई वायरसेस आ जाना, प्रोग्राम करप्ट हो जाना, सिस्टम करप्ट हो जाना, डिवाइस टूट जाना, कोई ना कोई इसके मैकेनिकल Yeah. टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाना, वेयर विल यू एंड अप देन, ठीक है ना। फिर आप क्या अपनी डिवाइस बाहर भेजोगे, किस तरह से बाहर भेजोगे, ठीक होगी, फिर वापस आएगी, कब वापस आएगी, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो इसके साथ ये भी आप लिमिटेशंस देखो कि अगर बाहर से आप डिवाइस इंपोर्ट कर रहे हो, फर्स्टली वो हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है, सेकेंडली डेफिनेटली पॉकेट के मुताबिक भी नहीं है, ठीक। थर्डली अगर वो डिवाइस आप ले भी आते हो, उस पर अपने बच्चे को आप ट्रेन कर भी लेते हो, ठीक, उसके जितने टेक्निकल और बाकी का मसले हैं वो आप कहाँ से हल कराओगे, प्रॉब्लम। और फिर पाकिस्तान में जैसे अब मैंने कोको इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है, इसको मैंने जो हमारे एक अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का हमारा जो टैबलेट है, उस पे मैं इसको लोड करके देती हूँ, ठीक है। और वो अच्छा टैबलेट भी इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ताकि बार बार प्रोग्राम हैंग ना हो, कि ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, जिससे टैबलेट की वजह से फिर बार बार प्रोग्राम हैंग हो और इस तरह से इसका फंक्शन ना हो। एक अच्छी कंपनी का अच्छा टैबलेट लेके लोड होता है, वो मैं पेरेंट्स को देती हूँ, ठीक है। इवन दैट इज वही बात है कि जो मार्केट प्राइस टैबलेट की है, फिर उस प्रोग्राम की जो प्राइस है, अभी बहुत ज्यादा ना वेरी ऑनेस्टली एक्सेसिबल नहीं है। एंड रिदा, लेट मी टेल यू कि इस चीज के लिए मैं बहुत भागी हूँ। मैंने ऑर्गेनाइजेशन से, मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने कांटेक्ट किया है कि टू गिव मी फंड्स फॉर दोस पेरेंट्स
जिन पेरेंट्स जो इसको afford अफोर्ड नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, जिनको हम ये डिवाइसेस दे सकते हैं, ठीक है। कुछ हद तक मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला भी है, लेकिन अभी वही बात है कि लोग इस चीज को ना उससे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इंसान नहीं कर पा रहे हैं। And, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज को भी पॉइंट आउट करूंगी, ठीक है। तो बहुत सेफ एंड पे रह के मैं ये बात कहूंगी कि बहुत हाई लेवल पे मैं एक दफा मैंने अप्रोच किया था, ठीक है, और गवर्नमेंट लेवल पे एट दैट टाइम, एंड दोस दे वर लाइक, वही बात है ना कि हम अपना दिमाग ना हम बहुत नैरो कर लेते हैं, बहुत बहुत हम नैरोस में रह रहे होते हैं, नई चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो दे वर लाइक के मैडम हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हमारे तो इतने फंड्स जा रहे हैं, हम प्रोस्थेटिक्स दे रहे हैं और हम हेयरिंग एड्स दे रहे हैं, इसमें हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कि नहीं हम तो बहुत काम कर रहे हैं। आई वाज लाइक कि देखें, मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि आप देखें कि कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, ठीक है, जिससे एक इंसान अपनी बात कह रहा है, तो ये कितना जरूरी है कि जो बंदा अपनी बात ना कह सके उस डिवाइस के थ्रू अपनी बात कह सके। तो दे वर लाइक दे वर वेरी लेस अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दैट। वो अपनी उस कोकून में से नहीं निकलना चाह रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप अपने कोकून में से निकलें, जहां आप कितना और जगह इन्वेस्ट करें, इसमें भी इन्वेस्ट करके देखें, आप देखें कि ये उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी चेंज ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक किस्सा भी शेयर करना चाहूंगी। डेफिनेटली डेफिनेटली आमना। क्योंकि किस्सा जो है ना, ये मेरी बेटियों से ज्यादा बढ़ के ना इस वाकये ने मुझे खुशी दी थी। जब मैंने ये डिवाइस डेवलप की और माशाल्लाह सक्सेसफुली रन करने लगी, मेरी बेटियां भी इसमें कम्युनिकेट करती थी, और मैंने अपने हॉस्पिटल में इसको लॉन्च किया स्ट्रोक के पेशेंट्स के साथ, अफेजिया के नॉन वर्बल पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जो बोल नहीं सकते, ठीक है। अफेजिया जब आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, आपके दिमाग का वो हिस्सा जो समझ बूझ बोलचाल प्रोड्यूस करता है, वहां पे आप इन्फाक्ट हो जाता है, वो जगह अफेक्टेड होती है, आप उससे से बोल नहीं सकते, आपकी समझ बूझ कम हो जाती है, ठीक है। उस पेशेंट के साथ मैंने डिवाइस इंट्रोड्यूस की थी। ही वाज अ 70 ईयर ओल्ड गाय अच्छा। पर्सन, ठीक है। अब स्ट्रोक के साथ आपको पता है कितने मसले होते हैं कि बिल्कुल आप एग्जैक्टली। वो बंदा, ठीक है, सेकेंड टाइम उसको स्ट्रोक हुआ था, बिल्कुल पैरालाइज था, एक साइड पे वो पड़ा रहता था। उन बुजुर्ग को हिलाने के लिए बाकायदा से लोगों को आना पड़ता था, स्टाफ आता था, उनको हिलाता था अपनी जगह से। आपको पता है आप बहुत देर सीधा पड़े रहो, आपको बेड सोर्स हो जाते हैं और इतने इश्यूज हो जाते हैं। वर्बली एग्जैक्टली। कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे कि मुझे पानी चाहिए। वो खुद उनकी, अगर जब खाने का टाइम आता था, बच्ची ने खाना खिला दिया उनकी बेटी ने, या पानी इन बिटवीन, अब बच्ची को नहीं पता वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा जब अनकंफर्टेबल जेस्चर देते थे बहुत ज्यादा, फिर उनकी बेटी को फील होता था अच्छा शायद अब्बा जी को पानी चाहिए, तो थोड़ा बहुत पानी के सिप्स देते, ठीक है। उनकी बेटी को मुझे कन्विंस करना पड़ा, मुझे कितने दिन लगे उन्हें कन्विंस करने में कि आप ये ट्राई करके देखो डिवाइस, इसके थ्रू आपके अब्बा जी की जरूरियात आप तक पहुंचेंगी। अब आपके अब्बा जी इधर कब से एडमिटेड है ना, इनको शायद 3 हफ्ते हो गए थे एडमिटेड हुए, कि आपको पता ही नहीं है आपके अब्बा जी की क्या जरूरियात है। अब सर्दियों का मौसम है, आपके बच्चे को सर्दी लग सकती है, ही माइट बी नीडिंग ब्लैंकेट और क्विल्ट ओवर हिमसेल्फ, ठीक है। उनको वक्तन फक्तन प्यास लग सकती है, और जरूरी नहीं कि स्टाफ बहुत एफिशिएंट तरीके से आके हर 2 घंटे बाद उनकी साइड बदलें, ठीक है। उनकी साइड, उनके जिस्म में दर्द हो सकती है, कुछ इस किस्म की उनकी कंडीशन हो सकती है जो आपको कन्वे करना चाहें। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं जी, मैं तो अब्बा जी को देखती हूँ, मुझे समझ आ जाती है, मैंने उनकी जरूरियात में पूरी कर लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने उन्हें कहा लेट्स टेक अ टेस्ट ट्रायल ना, मेरे कहने पे ना आप एक टेस्ट ट्रायल लें। व्हाट वी डिड इज दिस कि मैं उस खातून के साथ बैठी, मैंने उनके पानी, उनकी सर्दी लगने, उनकी कोयल की पिक्चर मैंने ली, ग्लास की पिक्चर ली, ये हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दी। इसमें ये होता है कि आप आवाज ना उसी एज के ही बंदे की रिकॉर्ड करते हो, वही जेंडर और वही एज के बंदे की आप रिकॉर्ड करते हो। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में कोई इस तरह से कोई बुजुर्ग मिला नहीं, मैं इसको ना बहुत रेडिली अवेलेबल करना चाहती थी। उनका बेटा है एलडीडी, बेटे की आवाज में ना पीछे हमने रिकॉर्ड कर दी कि मुझे पानी चाहिए, मेरा पासा पलट दो, मुझे सर्दी लग रही है। ये 3 ना हमने पिक्चर्स लगा के पिक्चर्स पोस्ट की आइकन्स के ऊपर, उसके पीछे हमने आवाज रिकॉर्ड की, ठीक। अब अब्बा जी का एक हाथ जो है ना थोड़ा बहुत फंक्शनल था, हिलता था। बेटी को मैंने कहा कि आप टैबलेट उनके सामने रखें और अब्बा जी की ना जरूरियात के मुताबिक ना उनके बटन प्रेस कराएं। उन्हें अब्बा जी को पता चले अच्छा मैंने ये बटन प्रेस करने तो पानी कहाँ है।
ये बटन मैंने प्रेस करना है तो इसमें ये आवाज आएगी कि मेरा पासा पलट दो। ये बटन मैंने प्रेस करना है तो ये आवाज पीछे से आनी है कि मुझे सर्दी लग रही है। रजाई की पिक्चर थी, उसके पीछे आवाज थी कि मुझे सर्दी लग रही है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने बड़ा कोशिश की। मैंने भी अब्बा जी के साथ बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, ऐसे ऐसे बटन प्रेस करना ये सारा सिखाया। अब्बा जी अपने जेस्चर्स, आई मूवमेंट्स के थ्रू कुछ ना कुछ इस तरह से अपनी अपनी बात कन्वे कर लेते थे। जब अब्बा जी को अच्छे तरीके से हमने इस पे ट्रेन भी कर लिया, उनकी बेटी भी इस चीज पे कन्विंस हो गई, बेटी भी मोटिवेटेड होगी, वक्तन फक्तन अब्बा जी के पास ले जाती थी, अब्बा जी क्या चाहिए। आप मानेंगी, मैं अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में मैं अपने बच्चे का सेशन दे रही थी। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर उस खातून के पास था। खातून कॉल्ड मी एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। शी वाज लाइक, मैडम आमना आप मेरे पास आए ना, आप अभी आए। आई वाज लाइक कि मैं तो अभी सेशन में हूँ ना, मैं जैसे सेशन एंड करूंगी मैं आपके पास आ जाती हूँ। शी वाज लाइक, मेरा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड पे ही था, मैं सारा वाइंड अप कर रही थी, पेरेंट के साथ मैं मेरे ख्याल में काउंसलिंग कर रही थी। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं आप अभी आए, आप अभी आए, मैंने अभी आपको मिलना है ना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी मैं भागी भागी उसके पास गई। बोथ ऑफ देम वर क्राइंग, वो बुजुर्ग और वो खातून, उनकी बेटी दोनों रो रहे थे। और लिटरली उस खातून ने मुझे कहा है कि अब्बा जी ने इशारे से इस तरह से मुझे किया है कि ये जो डिवाइस पड़ी हुई ये मुझे ये मेरे पास लेके आओ। वो डिवाइस वो खातून लेके गई है और अब्बा जी ने उस तरह से वो डिवाइस सामने लेके गई है। उन्होंने बटन प्रेस करके कहा है कि मुझे पानी दो। 3 चॉइसेस थी, उनमें से उन्होंने पानी वाले बटन को प्रेस किया, पीछे से आवाज आई मुझे पानी दो। So डोंट यू थिंक beautiful. दैट्स अ बिग थिंग कि उन हाँ, बुजुर्ग ने किसी पे डिपेंड होने की जगह बजाय, डिपेंडेंट होने की बजाय अपनी बेटी को बात कन्वे की है। and दैट वाज समथिंग बिग। यानी no, मुझे मुझे that's अपने really बच्चे को beautiful. मुझे उन बुजुर्ग के उस इस डिवाइस पे फंक्शनल होने पे खुशी हुई थी। और मतलब आपको खुशी हुई है, मतलब आप इस वही ना एक रियलाइजेशन आती है कि हाउ पॉजिटिवली यू हैव इम्पैक्टेड समवन्स लाइफ। लाइक इट्स पॉसिबल कि कोई होप ना हो किसी के पास, राइट, कि they'd ever be able to communicate their basic needs, and then suddenly they can, and the hope is alive again. So, वाकई अब ये देखो कि वो अपनी बात नहीं कम्युनिकेट कर पाते। बेसिक चीजें तो हमें पता है, ठीक है, अगर उनके पास कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो बेसिक हमें पता है, अच्छा इसने खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, टॉयलेट भी जाना है, ठीक है, उसके अलावा जरूरियात। अब जैसे मुझे ना ये चीज बहुत बॉदर करती थी कि जैसे माशाल्लाह मेरे एक बड़ा बेटा भी है, ही 17 इयर्स ओल्ड, माशाल्लाह हाफिज कुरान। माशाल्लाह। अब मैं मेरे ना हमेशा दिल में ये होता था कि जैसे मेरा बेटा हर वक्त कन्वे करते हैं कि अच्छा अम्मा डोनट खाने जाएं, चलो अम्मा इधर जाएं उधर जाएं, व्हाई नॉट माय डॉटर्स। ये बच्चियों की भी तो बहुत ख्वाहिशात होती है ना, क्या वो अपने अपने आप को सर से कन्वे कर पाएंगी। वो तो जब हम उन्हें कहीं ले जाते हैं और उनकी खुशी और उनकी तालियां, उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता है अच्छा ये तो ये इस चीज पे खुश हो रही है, तो उनका ये दिल कर है। लाइक वी ऑल फैमिली आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुलाब जामुन, ठीक है। सर्दियां आती हैं और हम लोग फौरन गाड़ी में लोड होते हैं, भागते हैं, फ्रेस्को चले जाते हैं, वहां के गुलाब जामुन खा के आते हैं, ठीक है। और जब जैसे हम फ्रेस्को के सामने जाते हैं, बेटियां लिटरली इस तरह से क्लैप करती हैं, गाड़ियां बजाती हैं, अच्छा वो देखो हम आ गए इधर, और उन्हें पता चल जाता है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर खाला। उनकी खाला है, उनके घर जाना उन्हें बहुत पसंद है। तो जब भी हम उनकी कॉलोनी का गेट एंटर होते हैं ना, तो वो लिटरली देखला कि अच्छा अब हम खाला के घर जा रहे हैं, उन्हें पता चल जाता है हम खाला के घर जा रहे हैं। व्हाई नॉट घर बैठे बैठे वो मुझे बात कन्वे करें कि अम्मा गुलाब जामुन खाना है, अम्मा खाला के घर जाना है। खाला के घर जाना दिस है। इज दिस डिवाइस, इस डिवाइस के थ्रू वो फिर अपनी बात हम मेरे तक कन्वे करती हैं कि अच्छा अब हमने खाला के घर जाना है, अब हमने गुलाब जामुन खाना आमना, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कोको, लाइक हाउ डिड यू डिसाइड ऑन द नेम? किस तरह से द वर्क्स बिहाइंड इट, एंड हाउ डिड इट डेवलप? ऑब्वियसली डिफरेंट काफी मतलब फेजेस से आप गई होंगी इसके को डेवलप करने के लिए, लेकिन आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि नेमिंग प्रोसेस किस तरह से जो है ना बना। लाइक इट्स अ वेरी क्यूट नेम। है। मैं नेमिंग को भी टच करना चाहूंगी और इसके साथ साथ मैं अपनी प्रोफेशनल करियर में 2 लोगों को ना ट्रिब्यूट देना चाहूंगी रिदा। डेफिनेटली। एक द पर्सन हु ब्रॉट मी इनटू दिस फील्ड, हु प्रॉपर्ली गाइडेड मी कि मुझे कहाँ आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए,
मेरी हलीमा मायदा की जो थेरेपिस्ट थी, आई वुड टेक हर नेम मिस समिया बीबी. समिया बीबी, शी वाज लाइक कि जब मैं अपनी बच्चों को लेके जाती थी, मुझे वो गाइड करती थी. बाय दैट टाइम जब मैं इधर रिफा में एमएस प्रोग्राम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ. मेरा बैकग्राउंड मास्टर्स में बिहेवियरल साइंस का था, सो आई वाज अ कैंडिडेट, मैं इसमें अप्लाई कर सकती थी. समिया बीबी वाज दैट पर्सन कि उसने मुझे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं इस प्रोफेशन में आती, तुम अपने आप को अपनी बच्चियों के लिए क्यों नहीं ट्रेन करती. एंड यू नो व्हाट डिड शी डू? उसने सिर्फ वर्बली मुझे गाइड नहीं किया, she led me towards the university. I still remember कि जैसे वो सेशन एंड हुआ था, हॉस्पिटल की टाइमिंग्स भी ऑफ हो गई थी. she sat with me in my car, she took me to Rifa University admission office लेके गई. she made sure कि मैं वहां पे रजिस्टर करूं. जैसे मैंने रजिस्टर किया और उसके बाद she was like कि बस ठीक है, अब मेरा काम खत्म हो गया. so Samia Bibi, I could never forget her. ठीक है ना, जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफ में वो चेंज लेके आई है. शी वाज द वन की जो मुझे इस साइड पे लेके आई हैं. एंड देन सेकेंडली आवर मेंटर डॉक्टर आयशा कमाल भट्ट. एएसी डिवाइस की तरफ आना, एएसी की तरफ आना और इस चीज पे अपना माइंड क्लियर करना कि अच्छा व्हाट कम्युनिकेशन इज. और अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो देयर इज अ मोड कि जो हम जिसके थ्रू हम बच्चे को कम्युनिकेशन दे सकते हैं, दैट इज एएसी डिवाइसेस. ठीक है, आयशा कमाल वाज द वन. वो हमें एएसी पढ़ाती तो थी, लेकिन मेजर जो मेरी लाइफ में चेंज आया था, शी हेल्ड अ सेमिनार ऑन एएसी. इंटरनेशनल भी हमारे पास प्रोफेशनल्स आए थे जिन्होंने इस चीज को क्लियर किया था. शी वाज द वन कि जिन्होंने इतना इसको फोर्सफुली इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया था कि दैट थिंग क्लिक्ड इन माय माइंड कि ठीक है, इफ योर चाइल्ड इज अ नॉन वर्बल, इट डज नॉट मीन कि योर चाइल्ड कैन नॉट कम्युनिकेट. दैट वाज अ चेंजिंग पॉइंट इन माय लाइफ. वो सेमिनार था. एंड उसके बाद मैंने डॉक्टर आयशा को दिखाया भी था जो रफ स्केच. वो सेमिनार अटेंड करके जब मैं घर वापस आई थी, मेरी बच्चियां सो रही थी और पेपर और पेन पे पेंसिल और पेपर लेके मैं अंधेरे में मोबाइल की लाइट से मैंने एक रफ स्केच बनाया, हाउ टू मेक दिस डिवाइस. ये प्रोग्राम मुझे किस तरह से बनाना है, इसको किस तरह से फंक्शनल बनाना है. दैट वाज अ स्टार्टिंग डे. और उसके बाद फिर टिल फाइंडिंग द इंजीनियर्स, प्रॉपर इंजीनियर्स को फाइंड आउट करना, इसको फाइनलाइज करना. और उसमें ये कि डॉक्टर आयशा की और भी हमारी बहुत ज्यादा मेंटर्स हैं, उनकी भी मैंने हेल्प सीख की थी. ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेल अलोन. आपके जो सीनियर्स, आपके टीचर्स हैं, हमें हमेशा अपने टीचर्स की बहुत सपोर्ट देंगे. आई मस्ट से कि जब जहां भी गेट स्टक, जिस प्रोफेशनल को भी हम नॉक करते हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू. That's उनकी amazing. सीनियर्स के थ्रू, डॉक्टर आयशा कमाल भट्ट, उनकी हेल्प के थ्रू आई जस्ट I finally developed this application जो एक डिवाइस की फॉर्म में अब इसको हम यूज करते हैं. मैं अपनी बच्चियों पे और बहुत ज्यादा बच्चे जेरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स सब इसको यूज कर रहे हैं. Okay, now coming to the name Coco. हाँ जी. Coco is basically my nickname. And this name was given to me by my elder brother. My elder brother जिनका मेरी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. माय एजुकेशनल लाइफ, मेरे लाइफ के टर्न्स, मेरे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी. ही इज इन पाकिस्तान. आई वुड टेक हिज नेम सैफुर रहमान, मेरे सबसे बड़े भाई. ही इज इन अमेरिका, लेकिन ही वाज ऑलवेज देयर टू रेंडर अ ईयर टू मी. दिन हो रात हो, जब मैंने परेशान होना, मैंने उनको कॉल करना. मेरी एजुकेशन में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है. अगर ही इज जस्ट लाइक अ फादर टू मी. शायद मैं उतना अबू की हेल्प सीख नहीं करती थी जितनी मैं इस भाई की हेल्प सीख करती थी. मेरे एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, मुझे स्टेज पे लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है. ही यूज्ड टू कॉल मी कोको. तो ये कि जस्ट अ स्मॉल ट्रिब्यूट, जस्ट अ स्मॉल नोट ऑफ थैंक्स. इस डिवाइस का नाम मैंने कोको रखा हुआ है. नहीं, it's really beautiful. It's really beautiful. So before we move forward, let's take a few comments. So Amna, जैसे कि अस्कर ने पूछा था ना कि if the child shows by action that he wants water, what will be the next step? So she has further said कि my daughter says dada, dadi, baba randomly, and her I think she has a daughter, so her age is 3.6, and she is
शी इज ऑटिस्टिक, माइल्ड टू मॉडरेट, ये उनकी फर्दर कमेंट्स आई हैं। हाँ जी, ठीक है। 3.5 साल की बच्ची है, माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, ठीक है, और रैंडमली दादा दादी कहती है। रैंडमली मीन्स के दादा दादी को ही दादा दादी कहती है, या फिर सिर्फ उसने ये वर्ड्स पिक किए और नॉर्मली ये वर्ड्स कहती है। क्योंकि अगर समझ पूछ के कहती है तो उस टाइम हमारा डायग्नोसिस और होगा और हमारी लाइन ऑफ एक्शन और प्लान्स होंगे। अगर रैंडमली कह रही है तो फिर हम और तरीके से इस चीज को लेके जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी बच्ची 3.5 साल में वर्बलाइज कर रही है, दिस मीन्स दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो उस बच्चे के हम स्पीच को एनहांस कर सकते हैं। अगर वो एक्शन से अपनी बात कह रही है लेकिन वो वर्बलाइज करती है, दादा दादी कहती है, और भी उसके पास बहुत वोकैबुलरी होगी जो शायद मदर अभी उन्होंने नहीं कन्वे की, तो ये कि हम उसकी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत कैपेबिलिटी होती है गेन करने की, और खासतौर पे जैसे माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं तो उनकी तो रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उन बच्चों पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। अब आई डोंट नो कि उस बच्ची के कितने सेंसरी इश्यूज हैं, कितने बिहेवियरल इश्यूज हैं जो उसको हिंडर कर रहे हैं, क्योंकि सेंसरी और बिहेवियरल इश्यूज बच्चे को बहुत ज्यादा उसकी प्रोग्रेस में हिंडर कर रहे होते हैं। अगर आप उस चीज को केटर करो तो बच्चा बहुत स्ट्रीमलाइन होके उसमें सीखने की कैपेबिलिटी होती है। सो अभी ये कि नहीं, जितना आपने लिमिटेड सी मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक तो मुझे होप लग रही है कि आपकी बच्ची स्पीच की तरफ आ सकती है। तो ये कि आप मेरे पास या किसी भी अच्छे कॉम्पिटेंट स्पीच थेरेपिस्ट के पास उसको ले जाएं, अपने बच्चे को प्रॉपर्ली डायग्नोज कराएं, दिखाएं, एंड डेफिनेटली आई नो कि आपकी बच्ची पिक कर सकती है। अस्का, मैं ये कहूंगी कि इफ यू वांट टू लाइक फर्दर आप पूछना चाहती हैं तो प्लीज कांटेक्ट अस थ्रू फेसबुक, देन वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सना अरसलान इज आस्किंग, एक और बात मैं कन्वे करना चाहूंगी, ऑल्दो ये नहीं हमारा ये टॉपिक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज ना जरूर मैं पेरेंट्स को, ऑब्वियसली जब बहुत पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं एक बात कन्वे करना चाहूंगी कि जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं ना, मेक श्योर कि आपके बच्चों को फुल फ्लैश ना हेल्प करें, ठीक है। बीइंग एट कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मैं इस टाइम सिर्फ स्पीच की ही वहाँ पे सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है। मेरे पास बाकी बिहेवियरल थेरेपिस्ट अभी वहाँ पे नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारे पास नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली है। तो ये है कि आप अगर अपने बच्चे को, लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्द हम कायद-ए-आज़म में ऑटिज्म डायग्नोस्टिक एंड रिसोर्स सेंटर हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और ये कोरोना की वजह से जो हालात हो गए हैं, सारा कुछ बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया है, लेकिन प्रॉपर हमारे पास डॉक्टर विशाल खान जो कि इस चीज पे क्वालिफाइड हैं कि वो इसका डायग्नोसिस है, हमारा प्रॉपर टीम वर्क है डायग्नोसिस में। पाकिस्तान में एक आध जगह पे डायग्नोसिस हो रहा है, लेकिन वो डायग्नोसिस जो है वो इंडिविजुअल बेस पे है। हम पूरी एक टीम में इसका डायग्नोसिस दे रहे हैं। 3D आई जो लेटेस्ट आजकल डायग्नोसिस जो प्रोग्राम है वो यूज होगा, उसमें पूरी एक टीम उसका डॉक्यूमेंट बनाएगी और ये चैलेंजेबल डॉक्यूमेंट होगा। सो कायद-ए-आज़म में बहुत जल्द जो है ये डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन होने वाला है, जिसमें प्रॉपर चैलेंजेबल डॉक्यूमेंट्स और चैलेंजेबल जो है इसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल प्रेजेंटली मैं आपको ना जो टिप देना चाह रही हूँ, मेक श्योर कि अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो आप ऐसी रिहेबिलिटेटिव सेंटर में जाएं जहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज आपके बच्चे सकें। और मेनली ना मैं प्रेफर करूंगी कि ऐसे बच्चों को ना एक बेसिक जब उनको थेरेपीज मिल जाती हैं तो गो टुवर्ड्स स्कूल। जो स्पेक्ट्रम जैसे केकेएच में बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे ना बहुत केपेबल होते हैं, इनकी मेंटल कैपेबिलिटीज बहुत होती हैं, तो इनको स्कूलिंग जितनी जल्द हो इनको स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं, ठीक है। डेफिनेटली। हाँ जी। So Sana Arslan is asking that please do tell how to overcome stuttering or stammering. Like my daughter gets stuck on M or K words. ये पूछा उन्होंने। स्टैमरिंग और स्टटरिंग आज का हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन यह है कि सबसे पहले इसमें ना हमें डायग्नोसिस देखना पड़ता है कि आपकी इनहेरिटेंस में है बच्ची ने, या किसी इवेंट की वजह से उसने स्टैमरिंग डेवलप की, ठीक। और उसके बाद ये है कि देयर आर थेरेपीज, फ्लुएंसी शेपिंग थेरेपीज, जिसमें हम बच्चे को इस चीज पे ट्रेन करते हैं, फ्लुएंसी पे ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से स्टैमरिंग को ओवरकम करें।
कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं। मैं आपको ना नेचुरल सा एक प्रोसेस बताती हूँ कि जैसे स्टैमरिंग में ना, अब नेचुरल हमारा प्रोसेस ये है कि हम जैसे बोल रहे हैं ना, जैसे मैं काइट कह रही हूँ, मामा कह रही हूँ, वोकल कॉर्ड्स और वोकल कॉर्ड्स के साथ जो मसल्स है ना वो ट्यून्ड हैं कि आराम से वो वोकल कॉर्ड्स हिल रहे हैं और हमारी ना बात करनी हो रही है। जो स्टैमरर्स होते हैं ना, उनके मसल्स टेंस होते हैं, मसल्स इस तरह से ट्यून्ड होते हैं कि जब वो पास ऐसे साउंड्स होते हैं जो हार्ड साउंड्स होते हैं, जैसे इज अ हार्ड साउंड, उसमें वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो मसल्स टेंस हो जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, तो वो साउंड्स जो है वो हार्ड होते हैं कहने में। ठीक है, इस ऐसे म म साउंड डिपेंड करते हैं आप कितना फोर्सफुली कह रहे हो। नॉर्मली हम जब जब हमारे मसल्स ट्यून्ड है स्टैमरिंग के लिए, मसल्स टेंस होते स्टक हो जाते हैं हम उस साउंड पे। ठीक है, तो वो हार्ड साउंड वो प्रोड्यूस करने में हमें मुश्किल होती है, स्टैमर ऑन है। उससे फिर हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस देते हैं, फिर हम ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि जिसके थ्रू आप इजी फ्लो के थ्रू वो साउंड्स कह सको। इट्स अ टीडियस वर्क, टीडियस थेरेपी कि जिसमें कंटिन्यूस आप बच्चे को लॉन्ग टर्म थेरेपीज देते हो, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेस कराते हो, जिसमें होम प्लान्स भी देते हो। उसके साथ जो है ना फिर बच्चा स्टैमरिंग, एक चीज जहन में रखें, अगर बच्चा स्टैमर अगर उसकी मॉडरेट टू सिवियर स्टैमरिंग में है ना, तो स्टैमरिंग 99% तो बेहतर हो जाती है, लेकिन 100% स्टैमरिंग नहीं हो जाती, ये आप जहन में रखें। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट होता है स्टैमरिंग माइट कम बैक, लेकिन पहले और अब में ये फर्क होगा कि जब आपने थेरेपीज नहीं ली हो, यू नेवर नो हाउ टू ओवरकम। ठीक है, लेकिन थेरेपीज लेने के बाद अगर दोबारा से आपको स्टैमरिंग अकर होती है तो आपको उसका फंक्शन पता होगा कि अच्छा कहाँ डिसफंक्शन हुआ है और मैंने स्टैमर किया है, और उसके साथ मैंने कैसे अपने आप को फिर मजीद बेहतर करना है। ठीक है, उसमें कि हम स्पीच के थ्रू ही, हम एक्सरसाइजेस के थ्रू ही बता रहे होते हैं कि किस तरह से आपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। जो बच्चे हमारे साथ कंप्लायंस रखते हैं, जो पेरेंट्स कंप्लायंट होते हैं, आप यकीन करें वो बहुत जल्दी स्टैमरिंग को ओवरकम कर लेते हैं। That's great. That's good. I'll take another comment. Fahad Yaqub is asking if child's receptive language is good but not expressive, so so can I say that expressive language will be improved? My child is mild ASD and randomly utters words. He is 5.9. अच्छा, 5.9 का आपका बच्चा है, 6 इयर्स का है, रिसेप्टिव लैंग्वेज आप कह रहे हो गुड है। ठीक है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, अब मुझे नहीं पता कि गुड भी एक रिलेटिव टर्म है कि क्या वो 6 साल के बच्चे के मुताबिक है, 2 साल के, 3 साल के, वो आप जब उसका डायग्नोसिस कराओगे फिर पता चलेगा कि उसकी स्टैंडिंग किधर है। ठीक है, आप कह रहे हो कि उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, लेकिन रैंडमली वर्ड्स अटर कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि दिस इज, और आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे भी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में होने के बावजूद अगर 6 साल पे वो वर्ड्स अटर करे, सो दिस इज इनकरेजिंग। दिस मीन्स कि अगर उस बच्चे के साथ सही तरह से काम किया जाए तो बच्चा बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ना बैठे बैठे हम आप अभी ना कमेंट नहीं कर सकते। बैठे बैठे हम आपको होप दिला सकते हैं कि यस, अगर इस तरह से है तो आपका बच्चा अगर रैंडमली कुछ वर्ड्स कह रहा है तो मजीद भी उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती है। ठीक, प्रॉपर तरीके से हम कमेंट और प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस और सॉलिड हम आपको बात तब कर सकते हैं जब हम आपके बच्चे पे हाथ डालें, उसको अपने हाथ से गुजारें, उसकी असेसमेंट करें, तभी हम प्रॉपर तरीके से आपको बता सकते हैं, कोई होप दे सकते हैं कि हाँ आपका बच्चा इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर 6 साल का बच्चा है और आप कहते हैं कि रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी है, इसका मतलब है बेसिक बहुत चीजें वो समझता है और बच्चा वर्ड्स भी अटर कर रहा है, तो ये कि उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम किया जा सकता है। दैट मीन्स कि वो बच्चा इस चीज के लिए तैयार है कि उसके एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम करें तो इंशाल्लाह वो बहुत हद तक इम्प्रूव कर जाएगा। Inshallah. ठीक है, Inshallah. क्वेश्चन था ना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने से हट गया तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, यही उनका हाँ हाँ क्वेश्चन था। जी जी यही क्वेश्चन था, बिल्कुल ये था। तो जैसे कि आप कह रही हैं, although कि you can't like pinpoint, and I'm sure the parents would understand that. Still, we'll take another comment that my son has been diagnosed intellectual deficit 5 years age, and then in the next comment she's asking how his speech can improve. अच्छा, इंटेलेक्चुअली डेफिसिट है और 5 इयर्स का है। अब 5 कितना years, yeah. इंटेलेक्चुअली, अच्छा 5 इयर्स हाँ. और इंटेलेक्चुअली डेफिसिट है, कितना इंटेलेक्चुअली डेफिसिट है, किस लेवल पे है, हाँ. क्या बात कह सकता है, कितना समझता है, क्या एडवांस लेवल की उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, क्या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस
समझ आता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन समझ आता है, नहीं समझ आता, उसकी स्पीच कितनी है, प्रेजेंट स्पीच आप मुझे बताएं ना कि उस बच्चे की कितनी है, तो फिर ही मैं बता सकती हूँ कि अच्छा कितना ज्यादा मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। और आप ये देखें कि हर आए दिन बच्चा जो है ना इम्प्रूव करता है, ठीक है। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर आप उसके साथ काम करते रहे ना, बिलीव में बच्चा आपको प्रोग्रेस दिखाएगा। बस ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कितनी प्रोग्रेस, लेकिन जब तक आपकी सांस चल रही है प्रोग्रेस कर सकते हो। वो बच्चा डेफिनेटली अगर इंटेलेक्चुअली डेफिसिट भी है, उसका स्पीच का पार्ट तो है ना, ब्रेन का वो पार्ट तो फंक्शन कर रहा है, वो बच्चा स्पीच की तरफ आ सकता है। किस हद तक आ सकता है, ये जब मैं आपके बच्चे को देखूंगी, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर मुझे पता चलेगा, मैं खुद उसको जब असेस करूंगी, फिर मुझे पता चलेगा कि आपका बच्चा किस हद तक स्पीच एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अभी वो बच्चा कितना बोलता है। इनके क्वेश्चन में था कि क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। नहीं नहीं, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, एज बताई है, और सिर्फ पूछा है कि हाउ कैन द स्पीच इम्प्रूव। तो सोनिया, मैं यही कहूंगी कि स्टिल इंटेलेक्चुअल डेफिसिट भी है तो कुछ ना कुछ तो वर्ड्स अटर करता होगा, ठीक है। तो ये कि उन वर्ड्स को हम इनहेंस कर सकते हैं, मजीद उसमें हम फिर इनहेंस करके वर्ड्स एड इन कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि स्पीच के साथ साथ कम्युनिकेशन देखते हैं कि वो बच्चा किस हद तक अपने आप को कम्युनिकेट कर सकता है। क्या वो आपको अपनी जरूरियात कम्युनिकेट कर सकता है बच्चा या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो उसकी कम्युनिकेशन जाए। जैसे आप अगर पीछे जाए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम बच्चे की पॉइंटिंग की तरफ जाते हैं, पॉइंटिंग सिखाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंसेस रखते हैं, क्योंकि बेसिक अगर हम अपने माइंड में ये चीज रख लेना कि स्पीच अगर नहीं है ना से कम्युनिकेशन, बच्चे को अपनी बात कहनी आनी चाहिए। उसके लिए उसके ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंसेस, जेस्चर्स, पॉइंटिंग, अगर इससे भी बड़ी उसकी कैपेबिलिटी है तो उसको टेक्स्ट बुक दे दे, उसे पिक्चर कार्ड्स उसके पास रख लें जिनके थ्रू वो अपनी बात कन्वे कर सके। इसमें ट्रेनिंग होती है कि रियल टाइम चीजें ले लें। आप एक दफा मॉडलिंग करें बच्चे के साथ, अगर उसे पानी चाहिए, पानी की पिक्चर दिखा रहे हैं, मॉडल करें कि जैसे तुम इस पे हाथ रखोगे तुम्हें पानी मिलेगा। आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा। थोड़ी सी ट्रेनिंग बच्चे को, कंटिन्यूस आपकी ट्रेनिंग होगी, कंटिन्यूस आप बच्चे को ट्रेन करेंगे तो, क्योंकि एक लेवल से आपको दूसरे लेवल पे लेके जाना है, दूसरे से तीसरे मजीद एडवांस लेवल पे लेके जाना है, कंटिन्यूस वर्क होगा, आपको उसका जरूर जरूर सिला मिलेगा। इसमें तो यानी बात ही नहीं है कि बच्चा आपका प्रोग्रेस ना करे। डेफिनेटली। Eagle Eye saying Assalamu alaikum Amna Baji, very good, keep it up. Sayyid Ali saying hi, hello Ali. Ayman is also saying Assalamu alaikum. Okay, so Apreksha, I am not sure if I'm pronouncing this right, so I'll just put this comment up. My son just turned 8, has ASD and speech apraxia, if I'm pronouncing it right. Still minimal verbal. इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट हर क्वेश्चन इज। ठीक है, ठीक है। स्पीच अप्रेक्सिया के साथ फिर मजीद जरा चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, ठीक है। आपका बच्चा 8 साल का है, ASD है, ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि मिनिमल उसकी वर्बलाइजेशन भी है, लेकिन वर्बलाइजेशन के साथ अप्रेक्सिक भी है। तो ये है कि उसकी अप्रेक्सिया पे पहले काम किया जा सकता है कि किस तरह से उसकी अप्रेक्सिया इस स्टेज, बच्चे की जो मोटर प्लानिंग है ना, मोटर प्लानिंग ठीक नहीं होती, ठीक है। ब्रेन से मैसेज तो आ रहा है पानी, लेकिन जब इधर आता है ना तो वो पानी पानी नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी इस तरह से कोई भी और वर्ड्स अटैक कर लेगा, जो उसकी इधर की प्लानिंग होगी ना, मोटर प्लानिंग उसकी ठीक नहीं होगी। उस पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक। उस पर आप काम करोगे, फिर ये कि देखते हैं कि बच्चा कितना अप्रेक्सिया को ओवरकम कर लेता है। मिनिमल वर्बलाइजेशन है, वर्बलाइजेशन भी कितनी ज्यादा है, ठीक है। वो बच्चा अप्रेक्सिक तो है, अप्रेक्सिया के मतलब है कि वो प्रॉपर उसका दिमाग काम कर रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि दिमाग कितना काम कर रहा है, वो किस लेवल पे है, कॉग्निटिव लेवल पे, क्या वो हर चीज अपने कन्वे कर पा रहा है। अप्रेक्सिया के थ्रू प्रॉपर वर्ड्स तो नहीं कह पा रहा, लेकिन उसे समझ तो आ रही है ना कि वो क्या चाह रहे और क्या नहीं चाह रहा, वो किस हद तक उसको अटर कर रहे हैं। इसमें मैं जरूर इनकरेज करूंगी कि हम इस बच्चे की कम्युनिकेशन को गैजेटरी से इनहेंस करें। देन अगेन जब हम इसकी कम्युनिकेशन को इनहेंस करेंगे, इसको मजीद वर्ड्स वोकैबुलरीज देंगे, गैजेटरी इंट्रोड्यूस करेंगे, इस गैजेटरी के थ्रू जब वर्बल आउटपुट होगा, वो वर्बल आउटपुट उसकी स्पीच को मजीद इनहेंस करेगा, ठीक है।
अप्रेक्सिया में ये है कि अप्रेक्सिया में प्रॉपर अगर उसके वर्ड्स उसके प्रॉपर अटर नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट ही विल हैव वर्ड्स, ही विल हैव समथिंग टू से। फिर अप्रेक्सिया पे भी काम किया जा सकता है कि उसकी मोटर प्लानिंग को हम किस हद तक बेहतर कर सकते हैं। इसमें यह है कि बच्चे की हमें स्लॉट्स बनाने होंगे, स्लॉट्स में हर चीज पे हमें अलग-अलग काम करना होगा। लेकिन डेफिनेटली थिंग्स आर होपफुल कि जब 8 साल का बच्चा है और बच्चा बोल भी रहा है, उसकी वर्बल आउटपुट है, वी कैन वर्क ऑन दैट वर्बल आउटपुट। अप्रेक्सिया पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो अगर अप्रेक्सिया आपका उस बच्चे का डायग्नोस्ड है तो फिर ठीक है, अप्रेक्सिया ही है, लेकिन हो सकता है अप्रेक्सिया ना हो। ठीक है, ठीक है। Everyone else, those who are saying how they can contact us or are asking for the contact number, please just, I would say that message us on Facebook and we'll try to get back to you. Annie is asking if, no, sorry, Anam is asking, यही अपेक्षा के लिए कोई tips, तो I think Amna has answered that. Huma Humayun is asking, Miss Amna, please, how can I contact you? My girl is 8 years, deaf with ECI, very good receptive but non-verbal. So Amna. आपकी बच्ची कॉकलियर इम्प्लांट के साथ है और 8 साल की है। अब मुझे ये पता करना है कि आपकी बच्ची पैदाइशी नॉन वर्बल थी, पैदाइशी तौर पे आपकी बच्ची का सुन नहीं सकती थी, एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेफनेस गई है, ठीक है, और किस एज में आपने कॉकलियर इम्प्लांट कराया है। अगर तो आपने 4 साल से 4 या 3 साल 4 साल से पहले अगर आपने इम्प्लांट कराया है, देन डेफिनेटली आपकी बच्ची जो है बोल सकती है। लेकिन अगर ये है कि आपकी बच्ची पैदाइशी नॉन वर्बल है, ठीक है, और 4 साल से पहले आपने उसका इम्प्लांट कराया है, तो आपकी बच्ची की स्पीच पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी बच्ची एक्सीडेंटली उसका सुनना खत्म हो गया है और किसी एज में भी आपने 8 साल में भी इम्प्लांट करा लिए, तो यकीनन तब भी आपकी बच्ची स्पीच एक्वायर कर सकती है, ठीक है। Amna, she's लेकिन further अगर commenting. She's further, जैसे आप बोल रही है ना, तो she's further answering. She's saying कि she's open to signs and devices. Cochlear implant, yes. Deaf since birth. उसके बाद उन्होंने 2 years लिखा है, कॉकलियर इम्प्लांट किस एज में हुआ है बच्ची का? सॉरी, कॉकलियर इम्प्लांट किस एज में हुआ है बच्ची का? ये जो इन्होंने लिखा है ना कि 2 years, आई थिंक ये उसका आंसर है। आफ्टर दैट शी हैज मेंशन्ड 2 years. आपकी बच्ची बाय बर्थ नहीं सुन सकती, ठीक है, 2 साल में उसका इम्प्लांट हुआ, नाउ शी इज 8। मुझे ये बताएंगे, हैव यू बीन थ्रू स्पीच थेरेपी थ्रू आउट? क्या आप उस बच्ची का स्पीच थेरेपी करवाती रही हैं? नेक्स्ट when he commented, हाँ, 2 साल में अगर आपने इम्प्लांट कराया constantly on speech therapy since 6 years. अब I don't know if that means कि the speech therapy has been for 6 years or if speech therapy started when she was 6 years old. Huma, please ये भी clarify कर दें. And 2 years constantly on speech therapy till 6. For 6 years. It means कि 6 साल से जो है ना स्पीच थेरेपी उसकी हो रही है। I don't know, क्योंकि आपकी बच्ची का तो बहुत ही आइडियल केस है। बाय बर्थ नहीं सुन सकती, 2 साल में कॉकलियर इम्प्लांट, 2 साल इज अ वेरी गुड एज। 5 साल तक जहन बनता है, इंसान का दिमाग बनता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस उसके 2 साल, अब 8 साल की बच्ची है और 6 साल से उसकी स्पीच थेरेपी, इसका मतलब है कॉकलियर इम्प्लांट के फौरन बाद उसकी थेरेपी स्टार्ट हो गई है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उस बच्ची ने अभी तक स्पीच क्यों नहीं डेवलप की। आई डोंट नो, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इस बच्ची का अगर 6 साल से कंटिन्यू स्पीच थेरेपी हो रही है तो इस बच्ची को स्पीच डेवलप कर लेनी चाहिए। हाँ इस जी, बच्ची ने क्यों नहीं स्पीच, सॉरी, मैंने कहा उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया अपनी नेक्स्ट कमेंट में दैट स्पीच थेरेपी स्टार्टेड सून आफ्टर इम्प्लांट। मैं कमेंट नहीं कर सकती, मेरा सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन ये है कि अगर 2 साल में उसका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है और 2 साल से ही उसकी थेरेपी स्टार्ट होगी, पिछले 6 साल से उसकी थेरेपी हो रही है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं उसने स्पीच एक्वायर की। हो सकता है बच्ची के साथ और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, ये कि आप आई डोंट नो अपनी बच्ची को दोबारा से एक दफा दिखवा लें, कोई स्पीच थेरेपिस्ट चेंज कर लें, या उन्हीं स्पीच थेरेपिस्ट के पास बैठ जाए, उनके साथ जरा थोड़े से डिस्कशन कर लें, एक सेशन उनसे अपनी क्वेरीज उनको बताएं कि व्हाट आर योर वरीज, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट ऑब्वियसली ट्रेनिंग लेके ही बैठा हुआ है।
आप उनकी बात सुने कि उन शायद कोई कुछ रीजंस हों जिस वजह से वो नहीं एक्वायर कर पा रही है। आपका स्पीच थेरेपिस्ट ही आपको क्लियर कर सकेगा। जिस बंदे ने 6 साल आपके बच्चे पे काम किया, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकेगा कि आपके बच्चे 6 साल में क्यों नहीं उसने स्पीच एक्वायर किया। सॉरी, स्टेज पे ना मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये चीज आपको जरूर कह सकती हूँ कि अगर आपकी बच्ची बाय बर्थ नहीं सुन सकती थी और 2 साल में आपने कॉकलियर इम्प्लांट किए, सो दैट्स आइडियल थिंग। आपकी बच्ची बहुत आराम से, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट यही उसके कॉम्प्लिकेशंस के साथ उसके अलावा और कोई और इवेंट्स नहीं है और कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो वो स्पीच थेरेपी के साथ उसे स्पीच डेफिनेटली एक्वायर करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया तो डेफिनेटली आपके स्पीच थेरेपिस्ट के पास कोई स्ट्रॉन्ग इनफ रीजंस होंगे टू गो टू दैट स्पीच थेरेपिस्ट, वो आपको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे। Huma, I would also suggest because she's further saying that I need help with non-verbal communications too. So Huma, you can contact Ma'am Amna at Qaid-e-Azam International. So maybe then, agar aap log ki detailed conversation ho, then she can guide you. So that's it for the comments. I swear they're coming. They can still. कोई भी अगर comment neglect हो गई है, please do reach out to us through messaging and we will try our best. अफ्तारी भी मैंने नहीं बनानी, मेरे बच्चे भी मेरे मियाँ ने संभाले हुए हैं। आई एम ऑल फ्री, आई एम रेडी कि जितनी देर आप मुझे एंगेज करना चाहे, आई एम हियर। That is so kind of you, Amna. That is so kind of you. तो हमने devices की बात की, हमने कोको की बात की, हमने एक्सेसिबिलिटी की बात कर ली। अब थोड़ा सा मैं एज अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि we have talked about this कि थोड़ा सा ना acceptance, थोड़ा सा awareness का issue है, right? लेकिन still I would want to ask कि when you first started and comparing it with now, the situation now, क्या कितना change आपको नजर आया है? Is it too low or is it just enough and it can be further better? It obviously can be better, वो तो improvement तो होती रहेगी, but still what have you experienced? अच्छा रिदा, ये ना मैं एज मदर कमेंट करूंगी, ठीक है? एज प्रोफेशनली एज मदर कमेंट करूंगी, क्योंकि जहाँ एज प्रोफेशनल तो जाहिर है चीजें बेहतर होती जाती हैं मजीद, ठीक है? जहाँ इन्हीं स्पीच पैथोलॉजी जो प्रोफेशन है पाकिस्तान में इमर्जिंग नहीं है, इमर्ज हो चुका है। हमारे गवर्नमेंट लेवल पे हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो अब ये कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी अब हमें इंडक्ट किया जाए हॉस्पिटल्स में। तो ये कि अब इसमें बहुत काम हो रहा है। एज अ मदर जो है ना, मेरा 180 डिग्री चेंज आया है। मुझे याद है आज से 15 साल पहले जब हलीमा मायदा के लिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए थी, मुझे गाइडेंस चाहिए थी, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। हमारी चंद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारा आर्मी का बैकग्राउंड है, उनकी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, ठीक है? इवन ओवर देयर नोबडी वाज देयर टू गाइड अस कि अच्छा आप, अगर मैं पीडियाट्रिशियन के पास गई हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, अनफॉर्चुनेटली रिहेबिलिटेटिव सेंटर्स, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज की तरफ लोग उस तरह से आपको रेफर नहीं करते। दे थिंक कि नहीं, आई डोंट नो दे आर दिस, व्हाई दे डू दिस। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ प्रोसेस, इज अ साइंटिफिक प्रोसेस कि जिसके थ्रू हमें पता है कि चीजें इंप्रूव होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू वो चीजें बेहतर होती हैं। आप उसके साथ जब काम करते हो, आपको रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज मिलती हैं, वो चीज उसको मजीद इनहेंस करती है क्योंकि चीजें सही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, राइट? रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज बहुत जरूरी होती हैं। अब आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रोक के पेशेंट की बात करती हूँ। स्ट्रोक का जो पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, उसे जो उसे स्ट्रोक हुआ वो तो हुआ, ठीक है, विद इन 3 months उसने जितनी इंप्रूवमेंट करनी थी एंड देन 6 months वो इंप्रूव कर लेते हैं, राइट? अब वो पेशेंट, अगर आप रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, स्ट्रोक का पेशेंट को खाने पीने का मसला हो जाता है, बोलने का मसला हो जाता है, समझ बूझ का मसला होता है, जिस्म पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकता, अज़ा उसके असरअंदाज होते हैं। अब आपने स्ट्रोक का तो इलाज कर लिया, स्ट्रोक इस तरह से कि आपने ऐसी मेडिकेशन दी कि फर्दर आप उसपे स्ट्रोक ना हो, मेडिकली आपने उस पेशेंट को इंटेक्ट कर दिया, ठीक है? नो वर्ड कि आप उस बंदे को घर इस हाल में भेजेंगे कि वो खा नहीं सकता, नाक में उसकी नलकी लगी हुई, उसकी समझ बूझ असरअंदाज है, जिस्म का एक हिस्सा उसका पैरालाइज्ड है, कि ऐसी तरह से घर भेज देंगे, क्या उसका ये फ्यूचर है? रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज
इन चीजों को इंटेक्ट करता है। स्ट्रोक के बाद जो मेजर बंदे को सर्विसेज मिलनी चाहिए, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज मिलनी चाहिए, सोलो थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ. ये लोग, उसकी साइकोलॉजिस्ट, ये लोग इस बंदे की जिंदगी में रिमार्केबल चेंज लेके आ सकते हैं, मुआवजा हो सकते हैं। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। आज से 15 साल पहले ये सर्विसेज थी, स्कैटर तरीके से थी, लेकिन इतनी हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब बहुत बेहतर है, अब बहुत बेहतर है। अब ये है कि हमारे जितने यानी टाइम के साथ स्पीच थेरेपिस्ट भी बहुत ज्यादा हमारे इमर्ज हो गए हैं, हमारे एमएस के लेवल पे प्रोफेशनल्स इमर्ज हुए हैं, हमारे पास अब पीएचडी डॉक्टर्स हैं रिहेबिलिटेटिव साइंसेस में। अब ये है कि वी आर ब्रिंगिंग चेंजेस। ठीक है, हम लोग चेंजेस लेके आ रहे हैं। हम डॉक्टर्स को, हम हेल्थ केयर सिस्टम में हम इस चीज को, इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दी सर्विसेज आर। कि एक स्ट्रोक का पेशेंट जो पैरालाइज्ड हालत में आप उसके घर भिजवा रहे हैं, अगर ये सर्विसेज मिल रही है, वो बंदा अपने पैरों पे आ गए, मुंह से खाना पीना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया, कितनी बड़ी चेंज है। तो दैट्स द थिंग। अब ये चीजें अब पाकिस्तान में इमर्ज हो गई। ठीक है, और इसकी अवेयरनेस भी बहुत है। बस थिंग इज दिस के इस पे मजीद काम होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। Definitely. अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसके थ्रू लोगों को पता हो कि सर्विसेज किस तरह से अवेल की जा सकती है। ट्रू नहीं, बाकी बात तो यही है कि काम रुक नहीं सकता, क्योंकि वही बात है ना, अवेयरनेस आ जाए तो उसके बाद क्या, राइट? क्योंकि अवेयरनेस आ रही है, ट्रू, अब सर्विसेज भी होनी चाहिए, डिवाइसेस हैं तो उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इट्स अ लॉन्ग रोड, बट आई थिंक वी आर ऑल, we can safely say that we are on the right track, and we can just hope that we can continue on it, you know. Okay, so definitely the आपने last words किए, these are the words के बस we are on the right track। अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो कि अब बहुत हो रहे हैं। हमारे जूनियर्स में देख रही हूँ, उन्होंने अपनी सेंटर्स खोल लिए हैं, वहां पे वो सर्विसेज दे रहे हैं, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दे रहे हैं। तो अब ये है कि अब बहुत लोग आ रहे हैं। यानी वो पेरेंट्स जो हमारे यहाँ ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली या रिसेप्टिव लैंग्वेज लो हो, तो हम ऐसे बच्चे को कह देते हैं, इस पे जिन है, आसेब है, ये साई है। इस किस्म की भी तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। पीरों के पास ले जाना, वो सारा टाइम जो पीरों के पास ले जाके दम दरूद पे आप जाया कर रहे होते हो। मैं अपनी भी आपको एक बात बता दूं कि जब आप पेरेंट होते हो ना, बिलीव मी, यानी मैं पढ़ी लिखी माँ हूँ, ठीक है ना कुछ तो मैंने भी पढ़ा होगा। बस वही बात है कि जब आप वालदैन बनते हो ना, तो आप दुनिया के जिस कोने में आप जा सकते हो ना, आपको जो उम्मीद दिलाता है ना, आप उस तरफ भाग जाते हो। मैं भी वही बात है ना, मैं भी शुरू में थोड़ा बहुत दम दरूद की तरफ गई थी। डेफिनेटली मैं गई थी, मैं आई वुड नॉट लाई ऑन दैट। क्योंकि वही बात है कि जब आपके हाथ में बच्चा होता है ना, बच्चे से बेहतर आपके लिए कोई भी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बच्चा आपके लिए सबसे आगे होता है, और आपको जो उम्मीद जहां दिला रहा होता है ना, आप। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत जल्द रियलाइज कर लिया, मुझे बहुत जल्द एक राइट ट्रैक मिल गया। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें एक प्रॉपर गाइड मिले। मेरी लाइफ में बहुत गाइड्स थे जो मुझे सही डायरेक्शन पे लेके आए हैं। अल्लाह करे हर पेरेंट को ना एक अच्छा गाइड मिल जाए कि वो राइट ट्रैक पे। That's it. Okay, so before closing, we'll take this last comment. Wasim Raza is asking that a kid does talk when he needs his desired things, but is totally silent rest of the time. What to do? ठीक है, इस बच्चे की एज, इस बच्चे के डायग्नोसिस क्या कोई डिसऑर्डर के साथ है, कोई डिसेबिलिटी के साथ है, कोई डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है, क्या प्रॉब्लम है? अगर वैसे बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज भी ठीक है, जिस एज में है तो उस एज के मुताबिक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, अपने मतलब का पूरा है, कमांड फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बच्चा जो है एक खास एज तक अगर बच्चा कम बोल रहा है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा ये कि थेरेपिस्ट के थ्रू हम कहते हैं कि इम्प्रूव कर जाए बच्चा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बहुत बड़ा है और फिर सिलेक्टिव वर्ड्स बोल रहे, सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, लेट्स सी, उससे फिर देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अब क्योंकि उन्होंने एज नहीं लिखी, मैं कहती हूँ अगर 2 साल का बच्चा है, 2 ढाई 3 साल का बच्चा है, कुछ वर्ड्स अटर कर रहे हैं और अपने मतलब के वर्ड्स अटर कर रहे हैं, सही अटर कर रहे हैं,
पानी को पानी ही कह रहे हैं। जिस 3 साल पे उसे अगर सेंटेंस बोलना चाहिए तो वो सेंटेंस नहीं कह रहा कि मुझे पानी दो, सिर्फ पानी कह रहे। फिर ये कि फिर उस बच्चे के साथ काम करना चाहिए, उस बच्चे को सेंटेंस फिर वर्ड से हमने सेंटेंस लेवल पे लेके आने। हो सकता है बच्चा जो है पेरेंट्स उसने बहुत ज्यादा पेरेंट्स ने बच्चे को बहुत स्पॉइल किया, वो बच्चे को बोलने की ज्यादा उन्होंने स्पेस ना दी हो, उसकी पॉइंटिंग उसके जेस्चर से ही उसको हर चीज मिल जाती हो, फिर भी बच्चा बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं होता। बास नेचुरल बास में कैपेबिलिटी होती है, बास में इनहेंस करनी पड़ती है। अगर आपका बच्चा वर्ड्स पे और सेंटेंस नहीं बोल रहा और बाकी आपके बच्चे की कोई और डायग्नोसिस नहीं है, कोई और डिसऑर्डर वो फेस नहीं कर रहा, कोई और डिले फेस नहीं कर रहा, तो फिर ये कि उस बच्चे पे काम करेगा। काम के साथ बच्चा बहुत इंप्रूव कर जाता है। आई वुड से कि बच्चे की पॉइंटिंग और जेस्चर को आप ना लें, बच्चे के साथ बोल के वर्बलाइज करके वोकलाइज करके आप बात करें, ठीक है। अगर वो पानी मांग रहे तो आप उसे कहें कि बोलो पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अगर बच्चा इस एज का है कि सेंटेंस बोल सकते हैं पानी दो या मुझे पानी चाहिए। और इसमें यह है कि फिर बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज भी पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं। कई दफा पेरेंट्स इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि अगर माँ बच्चे को कहे कि जी बोलो पानी दो तो फिर मैं पानी दूंगा, बच्चा गिर पड़ा है, बच्चा रोना शुरू हो गया, माँ इतनी एग्जॉस्टेड होती है, माँ कहती खैर इसके रोना छोड़ बस दो, इसको हाँ, या फिर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको उसके टेंट्रम्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फिर बच्चा आपको जो है ना बिहेवियरल थोड़ा टफ टाइम देगा, बिहेवियर्स दिखाएगा, उस चीज को भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करके फिर बच्चे को जब पता चल जाएगा, मेंटली बच्चे इस चीज पे फोकस हो जाएगा, अच्छा आई एम नॉट द बॉस, दे आर द बॉस, फिर बच्चा आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। बच्चे की डिमांड पे हर चीज उसको ना दें, उसको बोलने की गुंजाइश दें। और एक और मैं आपको ये टिप देती हूँ के साथ हम पिक्चर डिस्क्रिप्शंस करें। अलहदा से बच्चे के साथ बैठ जाएं, कार्ड्स ले लें, वर्ब कार्ड्स ले लें या नाउन कार्ड्स ले लें, पिक्चर डिस्क्रिप्शंस करें, ठीक है। उस पिक्चर डिस्क्रिप्शंस के साथ जो है ना आप बोले, फिर बच्चे को बुलवाए। फॉर एग्जांपल आपने नाउन कार्ड लिया एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ये सेब है, सेब लाल रंग का है, सेब मीठा है, ये तो खाने में बहुत मीठा है। चलो अब आप बताओ ये क्या है, ये सेब है, ठीक है। वर्ब कार्ड्स ले लें जिसमें गार्डन है, एक्शन हो रहा है जी, बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, दरख्त है, कोई झूला ले रहा है, कोई बादल है, बारिश हो रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन करें, ठीक है। बच्चे के साथ बैठ जाए, डिस्क्रिप्शन करें। बच्चे वैसे भी स्टोरी टेलिंग तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। पिक्चर डिस्क्रिप्शन करें, अच्छा क्या हो रहा है, बच्चे हैं खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं, थोड़ा बहुत 2-3 सेंटेंसेस से स्टार्ट करें। फिर बच्चे को कि आप बताओ क्या हो रहा है, मॉडलिंग करें, साथ अपने सर्कल में और भी लोगों को ऐड कर लें, उसके कोई और सिबलिंग है उसको ऐड इन कर लें, फादर को ऐड इन कर लें, आपकी टर्न है, उसके भाई की टर्न है, फिर उस बच्चे की टर्न ले आए कि अब आप बोलो। इस तरह से ना वो सारी टेक्निक्स करें, या जस्ट विजिट अ स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। थोड़ा उसके साथ सेशन ले, वो आपको बहुत हिंटिंग करेगी या करेगा कि किस तरह से आपने जो है ना इसकी स्पीच को एनहांस करना है। ट्रू। अच्छा, इसमें मैं एक बात बोलूंगी कि आई डोंट नो इफ इट माइट बी स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, लेकिन जैसे कि आपने कहा ना कि बच्चे के साथ आप बात करें, राइट? तो अक्सर ये भी आई फील ऐसा होता है कि आप खुद भी, बिकॉज यू आर सो बिजी, इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है, and it's almost as if maybe you're not giving enough time, you're not like communicating with the child, मतलब interaction हो नहीं रही। so if you're not communicating, how मतलब बच्चा कैसे सीखेगा, and why would he want to talk, है ना? बस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा यही होता है। मैं इसलिए ना रिदा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ना बहुत टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। पेरेंट्स को ना आप किसी सूरत ना उन पे ना कोई मलबा डाल नहीं सकते, ठीक है। कई दफा ये होता है कि हमारी जो मदर्स होती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती हैं, उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर होता है, एग्जैक्टली। जानते ना हाँ चाहते ना चाहते हुए भी ना आप उन प्रेशर से फंस जाते हो, बच्चे पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और मेनली जो आपके एल्डरली होते हैं वो आपको यही कह रहे होते हैं, नहीं जी बच्चा ठीक है, बिल्कुल नहीं, उसके बिल्कुल तुम सर हो गई हो, छोड़ दो इससे, अपने हाल पे छोड़ दो, मत इसको ज्यादा खेंचा करो, नहीं जी इसे स्पीच थेरेपिस्ट के पास क्यों लेके जा रही हो, डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रही हो, कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे को। कई दफा हमारे पास ऐसी मिसेबल मदर्स आती हैं जो समझ के बच्चे के साथ मसला है, लेकिन वहां के रो रही होती हैं कि हमारे घर के एल्डरली हमें ये कहते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा कोई पागल है जो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, कुछ नहीं है। इसी तरह से होते हैं बच्चे, इसका चाचा ऐसा था, इसकी फुफो या इसकी खाला ऐसी थी, या ठीक है ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो ये कि ये प्रेशर्स हमारे पेरेंट्स के ऊपर होते हैं, लेकिन थिंग इज दिस के वही बात है रिदा कि वही पेरेंट चेंज लेके आते हैं जो ये कोकून तोड़ता है, ये शेल तोड़ता है। आपका किया हुआ काम, आपका किया हुआ एफर्ट कभी भी जाया नहीं जाता। और
going to a doctor, going to a therapist does not label your child, it does not make your child disordered or delayed. अगर आपके बच्चे के साथ कोई मसला होगा तो उससे प्रोफेशनल हेल्प मिल जाएगी. अगर आपके बच्चे के साथ कोई मसला नहीं है तो और अच्छी बात है ना कि आपको एक डेफिनेट आपको एक प्रोफेशनल ओपिनियन मिल जाएगा कि हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है. तो वही बात है कि अगर आप कोई चीज सस्पेक्ट करते हो तो आप क्यों डिले करते हो? डॉक्टर के पास जाने से आपका बच्चा खराब तो नहीं होता ना. उसमें कि आपको एक डायग्नोसिस मिलता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, मजीद आपको तसल्ली होगी. खुदा ना खास्ता बच्चा थोड़ा सा डिलेड है तो उसके साथ ना आपका थेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छी हेल्पिंग टिप्स दे देगा. या अपने घर में ना बच्चे के साथ आप इसी तरह से काम करें तो आपका बच्चा जो है वो पेस एक्वायर कर लेगा. ठीक है, फिर आप ये कि आप मंथली फॉलोअप कर लें, उस फॉलोअप में फिर आप मजीद हेल्पिंग टिप्स ले लें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मदर्स जो है ना बहुत ओवरबर्डन होती हैं, उसमें उनका कसूर भी नहीं है, मतलब बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन थिंग इज दिस कि उनके पास वो डायरेक्शन नहीं होती. देखिए, अगर घर से एक माँ को कोई कदम नहीं निकालने दे रहा अपने बच्चे के लिए, माँ कहीं जाना चाह रही है तो बेचारी माँ क्या करे. और अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको नहीं समझ के अपने बच्चे के साथ किस तरह से काम करना है, बच्चे को क्या मसला है. ये बात है ना कि दफा बच्चे इस वजह से भी रह जाते हैं. इसलिए अच्छे मैं पेरेंट्स को इस चीज पे इनकरेज करूंगी कि नेट पे बहुत चीजें हैं. अब तो हमारे पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं. हमारी स्पीच थेरेपिस्ट ने इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नेट पे दी हुई है, आपको बाहर की साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है. आपका बच्चे का आप जो भी बच्चे की सस्पेक्ट करते हो ना बच्चे के लिए, आप नेट पे डालो, आप गूगल पे डालो, आपको पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मटीरियल मिल जाएगा कि आप उससे इनिशियल तो अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हो. नहीं, और टेली सर्विसेज बहुत नहीं है, आप ऑनलाइन आप टेलीफोनिक कांटेक्ट भी कर सकते हैं. टेली सर्विसेज भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. हाँ, नहीं, मैं वही कहती कि दिस इज अमेजिंग एडवाइस, क्योंकि वही बात आपने सही कहा कि एक तरफ चैलेंजेस हैं कि बच्चे के साथ ओके डिलेज हैं एंड यू हैव टू मैनेज दैट, दूसरी तरफ फैमिली के चैलेंजेस हैं. तो द मदर रियली हैज टू वर्क ऑन सेवरल फ्रंट्स. तो again we as therapists all we can do is offer them support and guide them to the best of our abilities. Zainab is saying we got a comment. Thank you so much, Zainab. Excellent session, very informative and valuable. Hope to see a lot more such live sessions with Amna Imran. We hope that as well, Zainab. We hope for that as well. Thanks a lot. Thanks a lot. So, she's a godmother behind me. Zainab Ali Akbar, she's a person. रिदा, जिंदगी में ना हर इंसान को ना कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई बॉर्न ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता. यू नीड सपोर्ट सिस्टम. अल्लाह का शुक्र है, आई हैव गॉट वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम. ज़ैनब अली अकबर जिसका ये कमेंट आया ना, शी इज अ बिग cushion, she is a big support system behind me. She's a very good friend of mine. ये लॉन्च नहीं है, ये कभी लॉन्च नहीं है, ठीक है ना. ये मेरी फ्रेंड है जो बहुत खुश होगी जिसने कमेंट किया है, ठीक है, लेकिन शी इज अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी. I should tell you. That is amazing. Thank you so much for your comments, Zainab. And I would like to thank all our viewers. Thank you so much for all the questions. I hope they were answered. Amna, I would also like to thank you for joining us. This has been a really engaging session. It has been amazing. So before we end, thank you very much कि आप लोगों ने मुझे काबिल समझा, मुझे यहाँ पे बुलाया. You have given me an opportunity to speak my heart out as a mother, as a professional. तो ये कि thank you very much, मुझे बहुत अच्छा लगा. और कभी भी जिंदगी में I could be of any help to you as a professional, as a mother, let me know. I'm always there for KKH. Thank you so much, Amna. Thank you so much. Before we end, any last words? Coming again to those words, bear in mind, these children, they are not special. Their parents are special. Be very empathetic towards the parents. इन पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत सपोर्ट चाहिए होती है. ये पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं कभी गलत नहीं होते, ये कभी एग्रेसिव नहीं होते, ये कभी पेसिमिस्टिक नहीं होते. उन पे अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश आई होती है. प्लीज उनको जितना सपोर्ट कर सके उनको करें. मैं साथ साथ ना एज अ मदर भी अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. नहीं, इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि अमना आप उस यूनिक पोजीशन में कि यू जॉइंड दिस प्रोफेशन बिकॉज देयर वाज अ नीड ना,
आपने रियल में एक्सपीरियंस किया है, आप जब क्या कहते हैं, जब आप एडवाइस दे रही है पेरेंट्स को, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, यू आर इन दिस यूनिक पोजीशन, तो मैं इट्स आपको योर ना एडवाइस इज एक वेरी वैल्यूएबल। मैं आपको एक पेरेंट का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास एक पेरेंट है, उनका बच्चा, पेरेंट बहुत एजुकेटेड खातून थी, उनका बच्चा ऑटिस्टिक है था, ठीक है, और आई थिंक मॉडरेट टू सिवियर लेवल के अंदर ही फॉल कर रहा था, ठीक है। वो मदर जो है ना, बहुत ज्यादा थेरेपिस्ट के पास होके आई, किसी से सेटिस्फाई नहीं हुई। थेरेपिस्ट सारे ना हृदय एक लाइन पे होते हैं, मैं किसी थेरेपिस्ट की बात नहीं कर रही, ठीक है। बस ये कि पेरेंट्स बाज़ औक़ात किस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, कभी किसी से सेटिस्फाइड होते हैं, कभी किसी के काम से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, वो भी आपका एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। शी एंडेड अप टू मी आफ्टर गोइंग थ्रू 3 to 4 थेरेपिस्ट, उनसे वो खुश नहीं हुई, मेरे पास आई। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, थेरेपिस्ट मुझे बहुत काउंसल करते हैं, हर वक़्त मेरे साथ बात करते हैं, बच्चे के साथ कम बात करते हैं। मैंने उनको ये बात समझाई, मैंने कहा आप खुद समझदार हैं और आपका बच्चा, आपको पता है कि हमें आपको एएसडी का जब बच्चा है तो हमने आपको ज्यादा काउंसिल करना है, क्योंकि घर में आपने उस बच्चे को देखना है, हमने आपकी स्ट्रेटेजीज देखनी है, आपकी स्ट्रेटेजीज बेहतर करनी है, आपको बताने कि घर में आपने उस बच्चे की किस तरह से रूटीन बनानी है, उस बच्चे को किस तरह से लेके चलना है, चीजें उसके लिए कैसे कंफर्टेबल करनी है, उस बच्चे के बेतहाशा सेंसरी इश्यूज थे, उन सेंसरी इश्यूज के साथ आपने किस तरह से काम करना है। तो बेसिकली आप पे हमने काम करना है, आपके बच्चे पे भी काम करना है, लेकिन इक्वली आपके साथ करना है। अब मेरा फर्स्ट सेशन उस बच्चे के साथ जब था, तो मेरे पास मेरी असिस्टेंट थी। मैंने उनको कहा कि आप इस बच्चे को ले जाए, आप इनिशियल इसकी असेसमेंट करें, मैं फिर आपको ज्वाइन करूंगी। मीनवाइल मैं उन मदर की काउंसलिंग मैंने की, और मदर से मैं जानना चाह रही थी कि घर में किस तरह से काम कर रही है, बच्चे की एटमॉस्फेयर कैसे है। एंड विद इन मिनट्स शी फ्लेयर्ड अप, शी सेड कि आपका भी वही काम है, आप भी वही कर रही हैं, आप भी मुझे ही पकड़ के बैठी, मेरे बच्चे को तो आपने देखा ही नहीं है। आई वाज लाइक प्लीज काम डाउन, मैं आपके बच्चे के साथ पर्सनली ही काम करूंगी, लेकिन ये चीज ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको मुझे टाइम देना होगा। एंड व्हाट शी डिड वाज कि आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट मदर, यानी गॉड फॉरबिड आपने इसको गलत नहीं लेके जाना है। वो मदर स्प्लिटली सामने खड़ी होगी, शी सेड कि आप इधर बैठी क्यों है, आप तो हराम कमा रही हैं, आप सिर्फ मेरे साथ बातें करिए, आप तो काम ही नहीं कर रही हैं, आपका काम ही हराम है, आप ये हराम कमा रही हैं। और इसे कहते हुए बिलीव मी, आई डिडंट अटर एनीथिंग, आई वाज लाइक कि मैम अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, मैंने उनकी फी रिफंड कर दी विद ऑल द अपॉलॉजीज एंड विद ऑल द काइंड वर्ड्स, और शी वेंट अवे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेरेंट्स बहुत एगनाइज्ड होते हैं, बहुत एगनाइज्ड होते हैं। जो आप उनके साथ मिरेकल कर सकते हैं ना, इन रिटर्न आप उनको हार्श वर्ड ना कहें। तो जो भी आपको कहते हैं ना, प्लीज बी वेरी एम्पैथेटिक विद देम। उस टाइम वो फ्लेयर्ड अप होते हैं, लेकिन बाद में ना वो आपकी नेकी सारी जिंदगी याद रखेंगे कि आपने उनको कैसे ट्रीट किया। सो दीज आर माई क्लोजिंग वर्ड्स कि पेरेंट्स, be very empathetic towards them, be very It's generous with them. बहुत this is very, I think, important advice ke I am honestly speechless. I know what you're talking about. Definitely we see this at KKH a lot, and um, I can definitely relate to what you're saying. And then in the end, I must appreciate वो जो last session when I came to you, जहाँ mothers की grooming का day आप लोगों ने रखा होता KKH में, and it was so good, it was so good कि मैं वापस आके मैं अपनी friends family से इस चीज की तारीफ कर रही थी कि there was a day out for mothers, जहाँ पे mothers were all groomed, उनका makeover हो रहा था, hair do हो रहा था, there was music, there was books, there was artwork over there just for the mothers. Exactly. बच्चों को आपके थेरेपिस्ट और आपकी टीचर्स ने अकोमोडेट किया हुआ था, मदर्स वर ऑल ऑन देयर ओन, एंड उस वक्त जो वो फन एंड फ्रॉलिक एंड द मदर्स वर ऑल एक्साइटेड एंड हैप्पी, Yeah. and that was a remarkable thing you people were doing, and I must say you people are doing excellent work, excellent work. Thank you so much. Thank you so much. Again, all the credit goes to Ma'am Sabine, the founder of KKH. She's an amazing woman. Again, she's a northern man. She's a very special person. जब तक आपके दिल में वो बात ना हो ना, आप इतना अच्छा इस तरह से काम नहीं कर सकते। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं ना, एएसटी वाले बच्चे आते हैं, मेक श्योर के दे एंड इन KKH। उनकी कम्युनिकेशन पे मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ, जस्ट जो एक बेसिक लेवल पे उन्हें लाने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि उनकी कम्युनिकेशन किस हद तक बेहतर हो सकती है, किस हद तक उस पर काम किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली माय नेक्स्ट स्टेप इज रेफरिंग दोस किड्स टुवर्ड्स KKH. Thank you so much, ma'am. Thank So you so all much. the praises and hats off to KKH.
Thank you so much. And you see, because so much trust is placed on us, I would say this on air as well, KKH will continue doing its best to provide realistically, the best possible care to your kids. Our team is working day and hard, and thank you so much. So thank you, Amna. Thank you Thank so you much, so Rita, much for for having me joining. over here. Thank you so much, everyone. It's been Okay, ji, amazing. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Same. I loved it. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.